एक तो सर हल्के ये जो रोल्स होते हैं, जैसे आपने एक सीरियस कैरेक्टर करा, फिर आप कॉमेडी में चले गए हल्के से, तो आपको ढालने में कितना समय लगा? और सर और ये बताइए कि ढालने में कितना चुनौतीपूर्ण होता है कि अपने आप को एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को पे स्विच होने में? बिल्कुल सही बात। अब हमारे ठुकरा के मेरा प्यार हिट हो गई तो लोग वैसे ही रोल देने लग रहे हैं, जमींदार आ जाओ या सिल दबंग। अरे भाई कुछ और भी कर सकते हैं हम। हाँ, तो या एक दो यही पुलिस वालों के सीन हिट हो गए तो अब पुलिस वाला ही, अरे भाई मैं पॉजिटिव रोल भी करता हूँ यार, नेगेटिव ही नहीं करता। बिल्कुल सर, बहुत लोगों ने वाली बात कही। करण जौहर साहब भी आए थे इंटरव्यू में एक, तो उन्होंने ये बोला था कि आप इन लकीरों से नहीं लड़ सकते हो, जो लकीरें भगवान ने लिख दी हैं इससे आप नहीं लड़ सकते हो। अगर आपको काम नहीं मिल रहा, जिस पोजीशन में करण जौहर साहब ने बोला जिस पोजीशन में मैं हूं अभी, उस पोजीशन में बहुत लोग डिजर्व करते हैं, लेकिन मैं ही क्यों बड़ा बना? क्योंकि मेरे लकीरों में लिखा हुआ था ये चीज। ये एक्सपीरियंस जो था उनका, प्रियांशु चटर्जी का हो, रंजीत कपूर साहब का हो, अन्नू कपूर साहब का हो, सौरभ जी का हो और अपना ऋषि कपूर जी का हो, ये उस फिल्म में हमें सीखने का मौका मिला क्योंकि ये हमसे सीनियर थे उस फिल्म में। बिल्कुल। और पहले एस्टेब्लिश हो चुके थे सब। बिल्कुल सर। और स्टार लोग थे इतने बड़े और सीनियर लोग थे। एक लीड एक्टर या फिर हीरो कोई सुपरस्टार हो गए तो इनको करोड़ों रुपए मिलते हैं, अलग से वैनिटी वैन, अलग से और एकोमोडेशन फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइडेड होती हैं। और एक जगह जो कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं ना, उनको पैसे उतने मिलते और ना ही उनको ये सब फैसिलिटीज मिलती। तो सर इस भेदभाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एक्साइटिंग पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट लक्ष्य कुमार और आज हमारे स्टूडियो में जो शख्स मौजूद हैं, उनकी अदाकारी से पर्दे पर हकीकत दिखती है। जी हां, उन्होंने एनएसडी के मंच से लेकर बॉलीवुड का लंबा और शानदार सफर तय किया। चाहे वो सुई धागा के वरुण धवन के सख्त लेकिन प्यारे पिता हो, या पीके में पुलिस ऑफिसर, या हाल ही में आई फिल्म कटहल के दिलचस्प हवलदार, उन्होंने हर रोल को इतनी सहजता से निभाया कि लोग भूल गए कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। जी हां, और इतना ही नहीं, इन्होंने हिंदी ड्रामा में पीएचडी किया हुआ है। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान मिस्टर गोविंद पांडे जी का। स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। हाँ। सर उम्मीद करता हूं हमारे दर्शकों को बहुत ये शो बहुत पसंद आएगा। आपको देख के इतना लोग खुश होने वाले हैं। थैंक यू। सच में। सर पहला सवाल यही है कि आपने हर रोल को इस तरीके से निभाया, बिल्कुल रियलिस्टिक। तो सर ये चीज आपको कब ये फील हुआ और कैसे आपने सब कुछ ये शुरुआत की, थोड़ा सा आप बताएं हमारे दर्शकों को। शुरुआत तो एक ही बचपन से ही था मन में। जी जी। पर मैं कई दफे इंटरव्यू में बोल भी चुका हूँ कि अपने 7 भाई बहनों में सबसे छोटा था मैं। अच्छा। तो उस दौर में हम लोग ये बोल नहीं सकते थे कि ब्राह्मण फैमिली थी और बिजनेस करने वाले थोड़े बहुत छोटा मोटा, और या पढ़ाई लिखाई नौकरी करने वाला परिवार, है ना। तो लोगों का उस वक्त सपना यही होता था कि भाई पढ़ लिख के नौकरी करें, ज्यादा से ज्यादा अपना बिजनेस करें। आपका क्या सपना था सर बचपन एक्टर बनने का। शुरू से ही एक्टर बचपन में ही, हाँ। अच्छा। जब मैं 4-5 साल करा तो तब से वो, जब बॉबी और ये सब फिल्में हमने शोले वोले आई थी तो हमें देखने का तो मौका नहीं मिलता था, हॉल तक मतलब ही नहीं होता था। मगर हाँ, टीवी में कभी कभी पड़ास पड़ोस में कहीं देखने का मौका मिल जाता था, वो ब्लैक एंड व्हाइट। तो वो कोई आपको मोटिवेट करता था सर आज जैसे नहीं, कोई नहीं, अपने अभी दैविक से था। मदर या फादर? नहीं, पिताजी हमारे रामलीला कराते थे क्रॉल बाग में, तो वहाँ हम जाया करते थे। अच्छा। तो वहाँ फिर हम लोग, पिताजी प्रधान होते थे मेरे, एक्टिंग में नहीं, अच्छा। ऑर्गेनाइजर में से होते थे पिताजी। अच्छा। एक समाज के लिए जो करना है वैसा। जी 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 जी। तो प्रधान होते थे रामलीला के, श्री कुमाऊं कीर्तन मंडली जो देवनगर में थी, जी जी। क्रॉल बाग। तो वहां पर वो रामलीला होती थी, बहुत अच्छी पहाड़ियों की, उत्तराखंड की रामलीला। तो उसमें फिर हम लोग जो है भाग लेते थे। छोटे बच्चे थे तो कभी सीता की सखी बन गए, कभी बंदर बन गए, कभी राक्षस बन गए रावण की टोली में या कुंभकर्ण की टोली में। तो ऐसे बचपन में, पर उससे पहले से ही पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आया कि वो जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे गाने वाने देखते थे, राजेश खन्ना या धर्मेंद्र साहब या ऋषि कपूर साहब या जितने भी ये लोग उस वक्त दिखाई देते थे ना। पहले फिल्म सर आपने कौन सी देखी थी? हॉल की तो मुझे याद नहीं कौन सी देखी थी, पर टीवी पे मैंने ये बॉबी और ये सब चीजों के गाने वाने देखे थे, जो चित्रार वगैरह थोड़ा बहुत आते थे ना गाने, कभी कभी एडवर्टाइजमेंट के लिए, ब्लैक एंड व्हाइट। तो हमें लगता था कि ये हमें ऐसे ही बनना है। अच्छा, ओके। वहां से शायद भगवान ने सुन लिया हाँ, आपकी। हाँ, 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 हाँ।
तो सर आपको पहली मूवी आपको शायद 2007 में साथ आपको में चिंटू ऑफर जी, हुई थी। चिंटू जी। जी, चिंटू जी जो ऋषि कपूर साहब के साथ है, हाँ जी, लेट हाँ ऋषि जी। कपूर साहब के रंजीत साथ। कपूर साहब डायरेक्शन जी, में थी, जी, जी। हाँ। सर तो मुंबई में लोग इतना स्ट्रगल करते हैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें होती हैं, रिजेक्शन फेस करते हैं, बहुत सालों का स्ट्रगल करने के बाद एक फ़िल्म में ऑफर मिलता है उन्हें हुँ, कोई तो सर ये बताइए कि आपने ऋषि कपूर साहब के साथ पहली फ़िल्म साइन कर ली। हुँ। तो आपको खुद गर्व फ़ील हुआ या फिर आपको कैसी फ़ीलिंग सर उस टाइम कि आपने जब पहला आप ऋषि कपूर के साथ पहला शॉट दे रहे थे आप सब लाइट, कैमरा और कितना चुनौतीपूर्ण था? क्योंकि सर ये होता है ना, क्योंकि थिएटर वाला बंदा सिनेमा एक्टिंग में थोड़ा-सा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। नहीं, नहीं, बिल्कुल तो आपसे सर ये बिल्कुल। ये चुनौती हमारे लिए भी थी अच्छा। और 2000 में 10 साल के करीब एनएसडी रेperटरी में रहा हुँ, और कैजुअल तो बहुत साल रहा। मतलब बिल्कुल, 90 वाले बैच में जब हमारा नहीं हुआ फिर तो पूना भेज दिए, पुणे के बाद फिर हम 91 में हुआ, फिर मैंने छोड़ दिया। बिल्कुल, फिर मैंने डॉक्टरेट की थिएटर सब्जेक्ट में असगर बजाज साहब और अशोक चौधरी साहब के अंडर में। बिल्कुल। फिर जामिया मिलिया इस्लामिया से, फिर वहाँ वो अवार्ड हो गई थी मुझे। तो सपना वही था यहाँ करने का। फिर राम गोपाल बजाज जी उस वक़्त डायरेक्टर होते थे एनएसडी के, तो उन्होंने मुझे जॉइन कराया एनएसडी रेperटरी कंपनी 97 में। हुँ, उसके बाद फिर मैं ए ग्रेड भी रहा। 2007 में निकला 10 साल। फिर अच्छा, और भी मेरा बढ़ा रहे थे। हमारे जो अ, वहाँ के कर्ता-धर्ता थे, उन लोगों ने कहा कि 10 साल और बढ़ाते हैं आपका। मैंने कहा नहीं, नहीं मुझे तो अब आगे का सपना पूरा करना है। अच्छा, तो थिएटर बहुत कर लिया क्योंकि बचपन से ही मंडियावा जाता था 80, 81, 82 से। अच्छा उससे जी। पहले बालभवन जाता था बस्ता लेकर हाँ, के। वो आपने बचपन से ही। ऑलमोस्ट वो आपने सपना पूरा करने के लिए मैं लग गया था। गांधर्व जाना, म्यूज़िक सीखने के लिए, इंडियन क्लासिकल सीखने के लिए। क्योंकि उस वक़्त हमारे गुरु लोग ये बोलते थे एक्टर बनना, नाचना, गाना बजाना सीखो। अच्छा। तो इसलिए फिर वो मैंने गांधर्व से इंडियन क्लासिकल भी सीखा और दिल्ली स्कूल ऑफ म्यूज़िक से गिटार भी बजाना सीखा। हुँ, हुँ, हुँ। प्लकिंग क्लासिकल गिटार सीखते थे हम लोग और सिर्फ एक्टर बनने के लिए। अच्छा, और फिर प्रगति कला केंद्र में हम लोग मंडी हाउस में आके थिएटर करते थे बिल्कुल। पढ़ाई के साथ साथ। शुरू के 8th क्लास से लेके 12th क्लास तक तो मैंने पता ही नहीं लगने दिया घर वालों को कि भई ये थिएटर करने भी जाता है। अच्छा, शाम को हाँ मंडी हाउस चुपचाप जाता था बस्ता लेके मैं। अच्छा, उससे पहले बाल भवन वगैरह सब ये बड़ा तो सपना वही था कि अपना टारगेट पूरा करना है। जी। और मगर अब घर में ये था कि पढ़ाई पूरी करनी है तो पढ़ाई भी की। जैसे मैंने बताया कि मैं पीएचडी तक की थिएटर हिंदी सब्जेक्ट में। ड्रामा में। तो यहाँ तक आपने आराम से सोते निकलते चले गए हम लोग। तो मेरे घर वालों का कहना ये था कि भाई तू पढ़ाई में ठीक है, तो मन लगा के पढ़ाई कर कोई बड़ा अफ़सर बनना, है ना? सरकारी अफ़सर। सरकारी अफ़सर बनना, उस वक़्त तो यही था ना। बिल्कुल। तो इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ, फिर वो गाना बजाना सीखा, मंडी हाउस आए, फिर रेperटरी आए। रेperटरी में फिर बहुत सारे नाटक, म्यूज़िकल प्ले वगैरह में म्यूज़िक भी बजाता था, बाजा वगैरह कंडक्ट बिल्कुल। करता था, म्यूज़िक भी बनाता था। फिर एज़ एन एक्टर भी काम करता था और स्टेज पे कील भी ठोकते थे और लाइट वाइट के लिए भी हेल्प करते थे। ये सब काम मतलब मल्टीपर्पज़ हम लोगों ने सीखे। अच्छा, मल्टी फिर टैलेंटेड मेकअप करना, है, ये हाँ। करना, लिखना। फिर मैंने बाहर भी वर्कशॉप वगैरह बहुत की, 450-500 वर्कशॉप की। तिहाड़ जेल जैसे में की, बैतूल जिले में की, जैसलमेर में की, पंजाब में की। दिल्ली का कोई स्लम नहीं है ऐसा जहाँ मैंने वाओ! वर्कशॉप नहीं की हूँ। तो एक नगाड़ा बाज की एक किताब थी 10 वो छापी, उसमें मेरे भी वर्कशॉप के किए हुए। तिहाड़ जेल में भी मैंने बताया कैदियों के साथ पूरे महीने रह करके मतलब मैं सुबह जाता था और शाम को वापस आता था। और एक मैंने उनसे नाटक कराए, उनको सिखाए। कई कुछ टॉपिक्स थे वहाँ उनको उनको एजुकेट करने के लिए या उनका बहुत सारे पर्पस थे वहाँ करने के पीछे। इस तरह के बड़ा लंबा-चौड़ा कूड़ा बीनने वालों के साथ, बिल्कुल आदिवासियों के साथ बैतूल जिले में। तो इस तरह का बहुत ही एक्सपीरियंस रहा मेरा और 10 साल एनएसडी रेperटरी में रहा तो उसमें बहुत अच्छे-अच्छे नाटक करने का जो फ़िल्म करने का के लिए 2007 में जब मैं निकला है रेperटरी में तो दिनेश खन्ना हमारे जो वहाँ डीन थे, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आपका 10 साल और बढ़ा रहे हैं, कमेटी में बात हुई है। तो मैंने कहा नहीं, नहीं आप मुझे मीडिया की तरफ जाने दो, मैंने बहुत थिएटर कर लिया बचपन से लेकर अभी तक 25 और साल ऑलमोस्ट। हाँ, तो अब मुझे जाने दीजिए। तो फिर मैं मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि रंजीत कपूर साहब जो उसके राइटर थे और हमारे थिएटर का बहुत बड़ा नाम, अन्नू कपूर साहब के बड़े भाई। अब रंजीत कपूर साहब इतने बड़ा राइटर, इतने बड़े डायरेक्टर थे वो और जैसे आधारशिला आप देखेंगे, चश्मे बदूर, ये डायलॉग जितने भी सब इन्हीं के जी, लिखे, जी। खाकी वर्दी बिल्कुल, लज्जा, ये सारी फ़िल्में उनकी हैं और भी। बहुत तो सारी। राजकुमार संतोषी ही के मेन राइटर वो हुआ करते थे और हमारे एनएसडी के भी और चेखव की दुनिया को उनके एक से एक बढ़िया नाटक, बेगम का तकिया, मुख्यमंत्री, भला हमसे भी सीनियर जो पंकज कपूर और उस वक़्त के अन्नू कपूर साहब और इतने बड़े-बड़े जो होते थे खामोश अदालत जारी है। तो उन एक्टरों को भी डायरेक्ट करते थे। उन एक्टरों के साथ भी रंजीत कपूर साहब वो मतलब उस ज़माने के हुँ, वो हैं। तो उनको
उनकी फिल्म थी एज ए डायरेक्टर के रूप में, पहली फिल्म थी ये चिंटू जी, ऋषि अच्छा। कपूर, प्रियांशु चटर्जी और कुलदीप रंधावा और हम सब लोग। और हाँ, उसके अंदर हमारे एनएसडी के सारे लोग थे। उसमें इश्तियाक हो गया, पंकज त्रिपाठी हो गए, ये छोटे छोटे गांव के अच्छा रोल। अच्छा हाँ, अच्छा, ये पंकज दुबे पंकज हो गए, त्रिपाठी जी भी थे। पंकज त्रिपाठी भी, हाँ, और सौरभ शुक्ला जी हो गए, अन्नू कपूर हो गए, बहुत सारे एक्टर थे उसमें। तो उसमें एक खराब आदमी था, इंस्पेक्टर चौहान। अच्छा। तो वो मेरी पहली फिल्म मुझे मिली। तो जैसा आपने कहा कि भाई तो मिलने की कहानी, कि मेरा स्ट्रगल जो था वो इतने साल का, बचपन से लेके मतलब वो थिएटर में ही पूरा हो गया। ऑलमोस्ट 25 साल। तो उतना फिर मुझे मेरे काम को देख करके या रेपेटरी में जो मैंने काम किए, तो वो रंजीत कपूर साहब ने मुझे वहीं ऑफर कर दी थी कि अच्छा। मैं कर रहा हूँ, तुम निकल रहे हो, तुम ये रोल करोगे। तो ऑडिशन तो हुआ, ये मुकेश चावड़ा की भी पहला ऑडिशन था। वो मुकेश बिल्कुल चावड़ा जो कास्टिंग के इतने बड़े बिल्कुल। हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका। मुकेश चावड़ा कास्टिंग डायरेक्टर कास्टिंग, बहुत बड़े हैं। हाँ, तो वो भी टीआई में करते थे, एनएसडी में, बिल्कुल। हमारे जूनियर थे उस वक्त। और तो उन्होंने कास्टिंग पहली बारी की थी। वो उनकी भी पहली फिल्म थी, मेरी भी पहली फिल्म थी। अच्छा। वो कास्टिंग कर रहे थे उसमें। एक्टर भी अच्छे हैं मुकेश चावड़ा, मुकेश। उन्होंने डायरेक्टर भी हैं। और आप उनको सुशांत को लेकर के फिल्म भी बहुत अच्छी डायरेक्ट की उन्होंने। बहुत बड़ा नाम है अब तो इंडस्ट्री में। अब तो खैर। और उस वक्त भी अच्छा काम करते थे वो, ऐसी बात नहीं है, टीआई कंपनी में। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि वो स्ट्रगल हमने जो करना था वो वहां हो गया एक तरह से, वहाँ पे ईश्वर ने थिएटर्स हमसे में हो थिएटर की गया। दुनिया में, तो वहां हमको वो फिल्म मिली। स्ट्रगल एक सबसे बड़ा क्या था कि रंजीत कपूर साहब रियलिस्टिक जो उनके डायरेक्टर है, राइटर है, वो थिएटर में भी कोशिश करते हैं कि भी तुम मेलो मत करो, या उसको बड़ा चढ़ा के एक्टिंग मत करो, या एग्जरेशन करके एक्टिंग मत करो। अच्छा। जो वो दौर था ऐसा, वो रियलिस्टिक वो एक्टिंग पे रियलिस्टिक जाता। अप्रोच में जाया करते थे ज्यादातर उनके नाटकों में। वो उनको पसंद था वो। अच्छा। तो हम उसको कह भी दिया था उन्होंने कि वो थिएटर वाला मत करना, उसको अच्छा वाला नेचुरल करना। तो वो स्ट्रगल था हमारा। समझ में तो आ गया, पर बॉडी और माइंड एजुकेट कैसे, उसको एजुकेशन कैसे उसका है, मतलब जो चैलेंजिंग ये उसको लगा आपको। उसको भाई माइंड को समझ में आ गया कि ये करना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे उसको करें। उसको आप बॉडी करे कैसे। बिल्कुल अभ्यास तो एक्टिंग का लाउडनेस का हो रखा है, बिल्कुल सही बात है। बोलने में हो या जेस्चर पोस्चर में हो। तो वो स्ट्रगल था कि कैसे इसको सहज करें। और वो फिल्म हमारा, और सबसे अच्छी बात रही कि उसमें बहुत बेहतरीन एक्टर थे, और अवार्ड भी मिला था, उस क्रिटिक अवार्ड उस फिल्म को। बिल्कुल और सही। बहुत प्यारी फिल्म थी, अगर कभी मौका लगे तो आप देखिए। ऋषि कपूर सर कैसे। कम बैक था ऋषि बिल्कुल। कपूर साहब, बहुत बढ़िया एक्टर। मैं कैसे मतलब वो नहीं एक्टर तो वो बहुत बहुत कमाल। खूबसूरत एक्टर है, हाँ। लेकिन थे, अब तो लेट हो गए। हाँ, तो सर वैसे सेट पे वो कैसे बिहेव करते थे, कि मतलब बहुत सम्मान से, या कुछ उनका आपको नेचर ऐसा लगा कि यार ये ठीक नहीं लगा मुझे। नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ? बड़े बिंदास किस्म के आदमी क्योंकि थे। वो सुपरस्टार होता है, एक थोड़ा स्टारडम का एक वो नहीं जब नहीं, चढ़ता है ऐसा तो। ऐसा उनका कुछ नहीं था। अच्छा। और वो बड़े प्यारे, बड़े सहज थे, और उनको सब मानते थे, तो इसलिए वो ऑरा तो अपने आप ही था उनका, स्टारिज्म वाला। बिल्कुल सही बात है। मगर वो स्टार किड्स या स्टार एक्टर होने के साथ साथ वो एक्टर बहुत अच्छे थे। अच्छा। इंसान भी मस्त मौला, अच्छा। कि साहब अपना काम अच्छा करते रहिए, अच्छी एक्टिंग करते रहेंगे तो वो खुश होते रहेंगे, या उनको जो 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 उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहेगी, तो वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, उनके साथ अगर आपने बेमतलब की बातें की, या बेमतलब की बदतमीजियां की, या बेमतलब का दिखावा किया, तो वो पसंद नहीं था उनको। वो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते थे, स्ट्रेट वो तो फॉरवर्ड। हम सर इसे ट्वीट्स में देख लेते थे, हाँ वो तो वो धमका देते थे लोगों को। हाँ हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बिल्कुल। गुस्सा आ गया तो फिर नहीं छोड़ेंगे आप। बिल्कुल सर। मगर उतना ही प्यार भी करते थे। अच्छा। और जैसे एक उन्होंने एक बारी बहुत गुस्सा हो गया कि वो एडी की वजह से बहुत गुस्सा हो गए थे। आपसे कभी मुलाकात हुई, मतलब पर्सनल, और मतलब आपसे बात क्या हुई उनकी, और क्या क्या उन्होंने मतलब कैसे उन्होंने आपसे बात करी, कैसे आपने उन्हें अप्रोच किया था बात करने के लिए, या वो खुद आए थे आपसे बात करने के लिए देखो पहली वो मुलाकात वो में? क्या था, जब हम चिंटू जी जब कर रहे थे तो 10-15 दिन हो गए थे। तो हम लोग क्या करते थे कि 3-3 दिन, 4-4 दिन पहले ना लाइनें याद करके, लाइन तो 2 महीने पहले याद करी थी, स्क्रिप्ट बिल्कुल पहले मिल गई थी। तो 4 दिन बाद सीन होना, अभी से हम लोग उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बात उनको 10-15 दिन में समझ में आ गई थी। अच्छा। तो वो अपने आप ही बोले, तो थोड़ा सा वो मस्ती बात करते हैं, सालो तुम साले तो एक्टर बहुत अच्छे हो तुम लोग साले, मगर 3 दिन 4 दिन पहले यूं कस के एक्टिंग कर रहे, बांध लेते हो अपने आप को। कट टू कट करना सीखो। अब कट टू कट करना सीखो है। उनका क्या होता था कि जैसे वो आते थे, इधर बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद बोलते थे कि हाँ सीन रेडी, आते हो, हाँ कौन सा, अच्छा ये वाला यहाँ से ले रहे हैं, हाँ। और सडनली वो उस कैरेक्टर में चले जा करके और वो पूरा सीन कर देते थे, और पूरा सीन कट होते ही फिर वो नॉर्मल अपना। तो अब ये हम वही फिर बोल रहे हैं कि हमें समझ तो आ गया ये क्या कह रहे हैं। हम लोग क्या करते थे कि आज अगर शाम को 4 बजे का शूट होना है, सुबह से लग गए 4 बजे से कि इस शब्द में ऐसे बोलूंगा, ये करूंगा, यहाँ पाँव रखूंगा, वो करूंगा। तो जब तक सीन आता था एग्जॉस्ट हो जाते थे।
तो अच्छा। ये बात उन्होंने समझाई थी हमें। अच्छा, ऋषि कपूर साहब ने। हाँ, कि भाई तुम कट टू कट करना सीखो अगर इस लाइन में आना है तो। और प्रियांशु चटर्जी जो इतने अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने हमें एक चीज बताई कि हम लोग ना बहुत इम्प्रोवाइज कर देते थे। बहुत सारे जेस्चर पोस्चर एक साथ करते थे। बिल्कुल, करते तो ठीक थे, बिल्कुल। मगर फिर वो बोले वो दौर था, वो स्पूल वाली रिकॉर्डिंग जो होती थी ना, 5 मिनट की रिकॉर्डिंग हाँ, जो हाँ, स्पूल, हाँ, हाँ, हाँ। एक एक कैन जो है 10-10, 15-15, 20-20 हजार का आता था, वो कैन वाला था वो पीरियड। और उसके बाद फिर चेंज होना, डिजिटलाइज होना शुरू हुआ। तो उसके बाद फिर डबिंग होनी थी फिल्म की। तो प्रियांशु हमसे बोले, प्रियांशु चटर्जी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे एक्टर, तो फंसोगे तुम, डबिंग में फंसोगे तुम। अच्छा। अबे इतना तुम कर रहे हो, इतनी इतनी चीजें कर दे रहे हो एक साथ में, फंसोगे। और यही हुआ। वो एक्सपीरियंस था ना उन लोगों को, हमारी पहली फिल्म थी और डबिंग में फंसे हम। ये एक्सपीरियंस जो था उनका, प्रियांशु चटर्जी का हो, रंजीत कपूर साहब का हो, अन्नू कपूर साहब का हो, सौरभ जी का हो, और अपना ऋषि कपूर जी का हो, ये उस फिल्म में हमें सीखने का मौका मिला, क्योंकि ये हमसे सीनियर थे उस फिल्म में बिल्कुल, और पहले स्टेब्लिश हो चुके थे सब, बिल्कुल सर। और स्टार लोग थे इतने बड़े और सीनियर लोग थे। तो ये चीजें ऋषि कपूर जी ने हमारे कान में डाली और वो आज भी याद है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो उन्होंने सिखाया है उसको सिखाया। इम्प्लीमेंट करें, और करते भी हैं, उससे फायदा भी होता है। बिल्कुल सर, जी बिल्कुल। जी और सर ये बताइए कि आपकी आवाज़ इतनी बुलंद है, जी। मैं ये थिएटर का इम्पैक्ट है या फिर ये शुरू से ही आपकी आवाज़ ऐसी है? देखो कुछ तो होता है आपकी कि आवाज़ इतनी बुलंद है, मतलब जितने भी रोल्स आपने किया है, भगवान की दुआ से आपकी पर्सनैलिटी को तो सारे रोल सूट कर ही रहे हैं, हम्म, लेकिन आपकी वॉइस को भी वो रोल सूट कर रहे हैं। तो सर ये आवाज़ आपको थिएटर ने दी है या फिर शुरू से ही आपकी नेचुरली आपकी आवाज़ ऐसी ही है? कुछ तो होता है, कहते हैं कि जन्म जाति हो जाती है थोड़ी बिल्कुल। बहुत। मगर वो थिएटर ने हम लोगों के, जैसे मैंने आपको बताया ना कि भाई म्यूजिक सीखने के लिए, एक्टर बनने के लिए उन्होंने कहा म्यूजिक सीखो, तो हमने इंडियन क्लासिकल सीखना शुरू किया। तो उसमें ये होता था कि आवाज अगर ब्रॉड करनी है तो खर्च की प्रैक्टिस करो, बिल्कुल। सा लगाना है तो आवाज अच्छी करनी गाने के लिए। हाँ। वो बाद में पता लगा जब हम थिएटर में हो कि अरे वॉइस की एक्सरसाइज के लिए तो इससे बड़े और कोई एक्सरसाइज है ही नहीं। तो खर्च की प्रैक्टिस करते करते वो वॉइस ओपन हो गई। फिर थिएटर में थोड़ा लाउडनेस होती थी, हुँ। तो वो ये सब मिला के फिर वो इस तरह के टेक्सचर शायद बन गया। अच्छा, अच्छा। जी जी जी। और सर ये बताइए कि जैसे आजकल सब सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया फॉलोअर्स को देख के कास्टिंग होने लगी है आजकल। हम्म, पहले तो ऐसा नहीं होता था। नहीं होता था। अब सोशल मीडिया फॉलोअर्स को देख के मतलब ये सारी कास्टिंग वगैरह सब होने लगी है। तो क्या क्या जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं वो हावी होना शुरू हो गए हैं, मतलब जो लीड एक्टर्स पे या फिर हीरोज पे, वो क्योंकि क्या होता है ना कि पहले के जमाने में तो ऑडिशंस होते थे, सोशल मीडिया था नहीं। आज के जमाने में सोशल मीडिया, जिससे ज्यादा फॉलोअर उसको ज्यादा कास्टिंग या ज्यादा रोल्स वगैरह ऑफर होते थे। हम्म। तो उस चीज का कितना प्रभाव पड़ा है कैरेक्टर आर्टिस्ट पे? नहीं नहीं, वो मैं बताता हूँ कि ये एक गलत नजरिया है कि जी, जी। एक कॉर्पोरेट के लोग आ गए ना हम्म, हर जगह हम्म, पे, हम्म, कि साहब यूट्यूबर है कोई। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत काम करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। या किसी यूट्यूबर को या किसी भी इन्फ्लुएंसर को एक्टिंग नहीं करनी चाहिए या उसको नहीं लेना चाहिए, मैं ये शब्द नहीं कह रहा हूँ। मगर कोई बेचारा एक्टिंग करता ही नहीं है, अब हम्म, उसके फॉलोअर हैं, एक लड़की है जो डांस करती है खाली, हम्म, है ना, रोज रील बना के डाल देती है, उसके लाखों फॉलोअर हैं, तो आपने उसको रोल दे दिया। फिर वो क्या करते हैं, जब कैमरे के आगे आते हैं फिर फंसती है या फंसता है। हम्म। फिर वहां हमको सुनने को मिलता है कि साहब क्या है यार, ये इसको पकड़ के ले आया यार, क्या कर रहा है ये, क्या कर रही है। अब देखो करते करते तो सब सीख जाते हैं। बिल्कुल सही हाँ, बात है। मगर ये कि वो उस वक्त जब उनका इनिशियल काम, तो ऐसा मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए कास्टिंग। कास्टिंग आप अच्छी तरह से परखिए कि वो है कि नहीं। किस्मत की बात होती है कि कई बार क्या होता है कि कोई किसी ने पहली बारी काम किया, वो हिट हो गया, बिल्कुल सही बात है। है बहुत ना, सारे लोग हैं भी है ऐसे एग्जाम्पल भी। में, हाँ। तो क्योंकि थोड़ा बहुत आइडिया तो होता है हमको कैमरे का, तो बिल्कुल, कर लेते हैं, तो ऊपर वाला साथ दे देता है तो बिल्कुल। चीज चल पड़ती है। मगर वो हमें अंदर से मालूम है कि वो कॉन्शियस रहते हैं, या हम जैसे लोगों से, जो सीनियर लोग होते हैं या जो उनसे फिर वो गाइडेंस लेते हैं, या कहीं ना कहीं वो अपना वो ट्रेनिंग प्रोसेस चालू रखते हैं। बिल्कुल। खैर वो प्रोसेस तो सभी का होता भी है, जैसा मैं भी कर रहा हूँ कि इतना काम कर लिया तो, या अमित जी हैं, इतना बड़ा काम कर लिया, उसके बाद भी वो कहते हैं कि यार मैं एनएसडी कर सीख ले लेता रहा था हूँ। और कर लिया, अभी मुझे और करना है, और अब इतना सब कुछ करने के बाद भी वो कह कहते रहे हैं हैं और सीखना है और मुझे। करना है मुझे। ऐसे ही मैं भी कह रहा हूँ कि अभी जो कर लिया, या उसके बाद लग रहा है कि नहीं अभी तो कुछ भी नहीं किया, हुँ, अभी तो बहुत परीक्षा बाकी है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, और बहुत कुछ कर सकते हैं, और मैं करूंगा पक्का। बिल्कुल तो सर। ये एक है
कि एंडलेस है बिल्कुल ये सर। जो सीखना सिखलाना है। हम्म, मगर आप खाली यूट्यूबर होने से या सोशल मीडिया पे इतना पावरफुल होने की वजह से आप किसी को मेन रोल दे कास्ट देंगे कर रहे हैं तो या वो हीरोइन बना देंगे, हीरो बना देंगे, तो वो मुझे लगता है कि वो ठीक बात नहीं है। वो कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए थोड़ा, जो सच्चा एक्टर है हाँ, जो सालों से मेहनत कर रहा है उसके लिए हाँ, ज्यादती है फिर ये। ज्यादती है वो। बिल्कुल। आप लीजिए उनमें से जो अच्छे हों, तो इसीलिए कई बार क्या लेकिन होता है कि प्रॉपर सर प्रोसेस होना चाहिए ना प्रोसेस उसके होना लिए। चाहिए। बिल्कुल। बेगर कैसे होगा? फिर डॉक्टर बनते हैं तो इतने साल लगते हैं, इंजीनियर बनता है तो इतने साल लगते हैं, और एक्टर भी बनता है तो एक्टर में फिर बता रहा हूँ ना कि बिल्कुल। बहुत समय लगता है एक्टर बनने में। हम्म, समझ में आ जाता है, सबको लगता है कि मैं एक्टिंग कर लूंगा। हम बता रहे हैं, मैं मेरे काम वाली बॉम्बे में तो वो मराठी, उसको हिंदी भी नहीं आती ढंग से, बोले ए साहब मैं भी एक्टिंग करेगा, मुझे भी एक्टिंग कराओ। मेरे वो काम देखती थी तो, अच्छा मैं भी कर सकती है ये? अच्छा। अबे कहाँ से कर सकती है? या हमें यहाँ इतने साल से करते करते हमको तो नहीं कर सकती, तू कैसे कर लेगी? अभी तो मुंह बोलना भी नहीं आता तेरे को। ये मेरे जमादार है यहाँ, साहब मेरी आवाज अच्छी है ना, मुझे भी रोल दिलाओ, अब बताओ लो। अब सच बता रहा हूँ तुमको, ये मेरे को एक दिन मेरे जमादार ने मुझसे कहा, हमारी बिल्डिंग के जमादार, सर देखो मेरी भी आवाज है ना आपकी तरह भारी भारी। मैंने कहा हाँ है, तो मुझे दिलवाओ एक बढ़िया सा विलन का रोल, बताओ। तो हर आदमी सोच रहा है हर आदमी सोच रहा है, बिल्कुल कि सही। मुझे, और हमें मालूम है कि वहां फिर जाने के बाद क्या कितनी मेहनत होती बिल्कुल, है। फिर तो सब पागल हैं जो एक्टिंग सीखते हैं, बेचारे इतना लंबा स्ट्रगल करते हैं, फिर तो सब पागल हैं। हाँ, जब एक झटके में रोल मिल जाता आप तो सब नसीर साहब ऐसा देख होता। लीजिए या ओमपुरी साहब देख लीजिए, आमिर जी देख लीजिए, सबको देख लीजिए, कितनी मेहनत करके, कितनी मेहनत कितना करके, काम करके कितनी मेहनत करके उन्होंने पहचान बनाई, वो पहचान डिजर्व बनाई। करते हैं भाई, वो तो चीज, वो हाँ, तो है। तो ऐसे ही सब, अब हम लोग भी कह रहे हैं ना, हम लोग भी हाथ पांव मार रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल। कि भाई वो मंजिल हमको भी मिले, अच्छी बड़ी मंजिल मिले, और अच्छे काम करें और अच्छी चीजें हो। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हर आदमी जो पैदा हुआ है ना, वो ये सोचता है कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, कर भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मगर एक प्रोसेस होता है सर। हर चीज का प्रोसेस होता है, हाँ, सीखना होता है। हाँ, जी जी। बिल्कुल। और सर ये बताइए, जब आपने पीके में रोल किया आमिर खान सर के साथ, मिस्टर परफेक्शनिस्ट जिसे हाँ, बोला हाँ। जाता है, तो आपको क्या लगता है कि वो सच में परफेक्शनिस्ट है, या फिर किस किस काम में वो परफेक्ट आपको लगे, या मतलब या वो बिल्कुल रीटेक्स नहीं देते, किस किस चीज में सर? क्योंकि हमने तो यही यही सुना है हमेशा इंटरव्यूज में कि आमिर खान सर बहुत ज्यादा परफेक्ट हैं हर चीज में। बिल्कुल, जो तो मेरे भी सर एक्सपीरियंस रहा। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि आपने तो साथ काम किया है, साथ आपने बातें करी हैं, काम किया है, कि आप, आई होप आपने बहुत समय भी साथ बिताया होगा, तो डेफिनेटली आपको ज्यादा पता है हमसे नहीं, कि। समय तो बहुत ज्यादा नहीं बिताया है, क्योंकि जब ये वो जो पीके में मैं कुछ और बड़ा रोल करने वाला था, नहीं कर पाए थे, दूसरी फिल्म में फंसा हुआ था, बाद में मुझे एक वो सीन मिला पुलिस वाले का। अच्छा। तो लाल किला के पास जब वो शूट हो रहा था, तो उसके बाद राजू ईरानी जी ने बोला कि उनके आने से पहले हमको सारा कैमरे के साथ प्रैक्टिस कर ली थी, अच्छा। कि जैसे वो आने वाले थे और उससे पहले ही हमको बुला लिया था। वो होता ही है कि जो नए आर्टिस्ट या जूनियर आर्टिस्ट अच्छा, होते आमिर खान सर भी साथ थे? आमिर खान जी से आधा घंटा पहले हमको सेट पे बुला लिया था, मतलब अच्छा। शूट जहां पर होना था, लाल किला के पीछे लाल किले वेनिटी से। हाँ। तो हमको कैमरामैन के साथ प्रैक्टिस करा ली थी उन्होंने। तो अब जैसे वो आए तो उन्होंने, राजू जी ने पूछा उनसे कि भाई आमिर जी वो कर लें, डायरेक्ट कर लें शूट? तो ये रेडी है? उन्होंने कहा हाँ मैं रेडी। तो मैंने ही कहा बल्कि, नहीं सर एक एक एक, एक रिहर्सल तो कर लें सर, अच्छा। क्योंकि मैं उनको सुनना चाह रहा था ना कि कैसे बोलेंगे क्या कर। तो वो हाँ हाँ यस 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 अच्छा, यस, आमिर खान कह रहे हैं। हाँ वो डायरेक्ट शूट करने को तैयार थे वो। अच्छा। तो फिर एक रिहर्सल की कैमरा हमने, तो वो जितने आप पीके में देखेंगे मेरे वन टेक शॉट है वो, और सारे वन टेक? वन टेक है वो। कोई रीटेक नहीं? नहीं, वो रिटेक की तरह ही है, जब कार में मैं बैठता हूँ खाली दूसरा एंगल से बैठता हूँ, वो उन्होंने लिया था एक बार, बाकी वन टेक है। अच्छा। 5 टेक लिए थे वो, पांचों के पांचों वन टेक। तो तीसरे टेक के बाद रोक लिया था उन्होंने। तो मैंने कहा ये क्या किया उन्होंने? तो उसमें गाली नहीं थी, वो गाली ऐड ऑन कर दी थी मैंने, बावड़े। तो कहने का मतलब ये था कि फिर उसके बाद फिर वो मैं घबरा गया, मैंने कहा यार ये तो इतने बड़े स्टार को मैंने ये बोल दिया, तो अब ये जो है कुछ भूलेंगे। उन्होंने जो बीच में रोका था, मेरी तारीफ करने के लिए रोका, यार यू आर वेरी गुड, कहाँ से हो आप? मैंने कहा सर मैं दिल्ली से हूँ, एनएसडी से निकला हूँ। ये किसने निकला, बोला ये? आमिर खान साहब। अच्छा, आमिर खान साहब हाँ, ने। अच्छा। अरे मैं सोच रहा था कि अब ये कहेंगे कि यार क्या बोल रहे हो तुम, ये गाली तो नहीं थी इसमें, बावड़े गाली जोड़ दे। पुलिस वाले कहते ना बावड़े वहां खोया तो यहाँ, हाँ। तो ऐसा मैंने बावड़े मैंने कहा यार को बुरा ना लग गया, स्टार है ना, बड़े बड़े स्टार हैं, थोड़ा हमने सा सुना था कि ईगो भी हर्ट हो ईगो ना सकती हट है, हो जाए, बिल्कुल। तो मगर नहीं,
उन्होंने अप्रिशिएट किया, क्या इतना अच्छा कर रहे हो यार तुम यार, वेरी गुड एक्टर, बॉम्बे क्यों नहीं आ रहे? मैंने कहा सर मैं आ ही रहा हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ सर, मैं एनएसडी से ऐसा ऐसा थिएटर करके ये यशपाल वगैरह मेरे दोस्त हैं ये सब। 20 सेट पे बोला गया ये आपसे? बीच में रोक करके तीसरे कट के बाद अच्छा। तो राजू जी के सामने बात हो रही है सब, तो राजू ने कहा नहीं ये वाला रोल कर दी। एक्चुअली में पीके पूरी डिस्क्लोज नहीं की गई थी फिल्म पूरा, अच्छा। हमको भी मना कर दिया था कि कोई भी डायलॉग इस तरह, बिल्कुल साइलेंटली फिल्म वो शूट हुई थी। ये तो हमको नहीं पता था हम कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आप सेट पे जाइए, अपना काम कीजिए, बस खत्म हो गया। राजू जी चुपचाप आकर के पूछ लेते थे कैसे बोलेंगे जरा बताइए, बस ये डायरेक्शन होता था उनका। और हमसे बोल भी दिया गया था कि नहीं आप इसको ना आप डिस्क्लोज मत कीजिएगा जो भी है। तो वहां पता लगा कि अच्छा मैं फलाना फलाना रोल कर रहा था, जब वो उनका आपस में तो आपने क्यों नहीं किया? मैंने कहा सर वो मैं बात आज फिल्म कर रहा था, उसके क्लाइमेक्स में फंसा हुआ था। तो फिर उन्होंने कहा नो नो यू वाज वेरी गुड एक्टर और यू वर्क विद अस। ऐसा अच्छा, पीठ थपथपाई। हाँ ये मुक्का मैं यहाँ पे मारा उन्होंने ऐसे ऐसे करके, तो प्यार से मतलब। फिर मुझे लाल सिंह चड्ढा के लिए बुलाया भी उन्होंने बड़े हैवी रकम पर, इत्तेफाक से उसमें भी ये हुआ कि वो डेट क्लैश हो गई और मैं नहीं कर पाया उसमें। नहीं, हाँ हो पर जाता वो है सर। बड़े प्यारे और सुलझे हुए और बहुत सदे हुए एक्टर है, मतलब इंसान भी बिल्कुल बड़े अच्छे हैं। परफेक्शनिस्ट हैं आप हाँ जैसा। इंसान भी अच्छे हैं। अच्छा। जैसा बाय हमारे नेचर भी। पीपली लाइफ में हमारे कई दोस्तों ने उनके साथ काम किया था, तो हम पूछते रहते थे तो वो बताते थे कि नहीं 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 तो वैसे ही मैंने महसूस भी किया कि वो सचमुच में बड़े एक्टर हैं और इंसान भी अच्छे हैं। अच्छा। हाँ जी हाँ ओके। जी। और सर एक चीज और बताइए, आपने पीके में पुलिस वाले का रोल किया, फिर आपने अभी हाल ही में आपकी फिल्म आई है कटहल, तो उसमें आपने एक दिलचस्प एमएलए का रोल करा। नहीं एमएलए का नहीं, एमएलए का रोल तो किया था विजय राजी ने, मैंने उसमें पुलिस वाले हवलदार का रोल ही किया था। अच्छा अच्छा, वो सॉरी जो कार जो खाता हाँ, अच्छा अच्छा वो एमएलए का रोल मेरी दूसरी फिल्मों में और दूसरी जगहों पे हुआ अच्छा और वेब सीरीज में हुआ अच्छा। ह्यूमन में। हाँ हाँ। वो शायद याद होगा आपको। जो इसमें था कटहल में वो हवलदार था, वो कॉमेडी जोनर का हवलदार था, अच्छा जैसे पीके में बहुत सीरियस था अच्छा। या इसमें बड़ा एक एक कॉमेडी कॉमेडी और एक तो सर हल्के। ये जो रोल्स होते हैं, जैसे आपने एक सीरियस कैरेक्टर करा, फिर आप कॉमेडी में चले गए हल्के से, तो आपको ढालने में कितना समय लगा? और सर और ये बताइए कि ढालने में कितना चुनौतीपूर्ण होता है कि अपने आप को एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को पे स्विच होने में? बिल्कुल। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये तय कर देती है स्क्रिप्ट। हम्म। और जब आपको फिर डायरेक्टर बताता है पहली बात तो आप पहले तो ये होता है कि हम लोग बहुत देखो डर तो आज भी लगता है। बिल्कुल। मगर उस जमाने कैमरे में के आगे डर लगता है सर। डर इसलिए कि भी ये कैरेक्टर जो हम करने जा रहे हैं ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, एक्यूरेट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कितने हम उसके अंदर तक जा पाएंगे और कैसे उसमें वो स्वाभाविकपन आ पाए उस कैरेक्टर में। तो जैसे मैंने एक फिल्म की थी नानक शाह फकीर, अच्छा तो उसमें वली कंधारी का रोल किया था कि जो पंजा साहब वाली स्टोरी है ना, अच्छा उसमें वो एक सूफी संत था, मतलब कहते तो संत ही था मगर था बड़ा जिद्दी और अकड़ अकर टाइप। जो बाबा ही था मुसलमान, वली कंधारी। तो उसने टक्कर ले ली थी गुरु नानक जी से, उनका अजमेर के पास जो है वो पानी रोक दिया था उन्होंने, वो लोग तड़प रहे थे, वो सारा पानी उसने रोक लिया था, तांत्रिक भी था वो। तो नानक जी ने फिर उसको समझाया, नहीं माने वो, तो उन्होंने वो पानी खींच लिया सारा। तो पानी खींच लिया, उसके ऊपर जो उसने पहाड़ी पे इकट्ठा कर रखा था सारा पानी उन्होंने अंदर ही अंदर खींच लिया है। पंजा साहब की स्टोरी है वो। अच्छा तो इसने क्या किया कि गुस्से में आकर अपने अनुयायियों से अपने भक्तों से कह कर बड़े बड़े पत्थर ऊपर से लुढ़का दी, अच्छा बड़े बड़े पत्थर। हाँ। तो फिर एक बहुत बड़ी शिला जो जब आ रही थी नानक जी की तरफ, तो उन्होंने ऐसे हाथ रोक दिया था उसको, तो उसमें पंजे के निशान छप गए थे। तो वो जो कैरेक्टर था, मैं वो स्टोरी वो की थी, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको नानक शाह पे, तो वो उस जमाने का कैरेक्टर था, तांत्रिक मुस्लिम वली कंधारी, गुरु नानक जी के वक्त का, 16वीं 15वीं शताब्दी के आसपास का, जब गुरु नानक जी का पीरियड था। तो वो कैरेक्टर करने के लिए अब मुझे उस जोनर में जाना पड़ेगा और वो पागलपन, और उनको लैंग्वेज भी वो चाहिए क्योंकि अरबी फारसी और वो सब जानते थे उस बिल्कुल वक्त के बिल्कुल लोग। सही बात है सर। और ये अक्खड़ और पागलपन टाइप का आदमी जो किसी की सुनता नहीं है, और उस वक्त की जो शक्तियां थी, जो दैविक शक्तियां, वो उनका उनका खुद भी जानकार था, तो घमंडी था मैं देखता से। बिल्कुल। तो वो ऐसे कैरेक्टर करने के लिए बड़ा कि कैसे उसको, फिर मैंने उसके लिए क्या किया कि हमारे जो कई मुस्लिम दोस्त थे, मुस्लिम लोग थे, उनसे उनके कुछ जो वो पढ़ते हैं, कलमा वलमा पढ़ते हैं, ये लेते हैं वो, और कुछ अपनी तो उसको जिब्रिश बना करके उस कैरेक्टर के अंदर डालने की कोशिश की। तो वो उस तरह का कैरेक्टर जब कभी मिलते हैं आपको, वो बड़े टफ होते हैं।
एक कैरेक्टर को ना पकड़ने के लिए एक एक्टर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो ऐसे जब कैरेक्टर मुझे मिले तो वहाँ पर काफ़ी काम करना पड़ा। अब जैसे कटहल में हमें डायरेक्टर बोलते हैं, भई एक तो सहजता चाहिए, सहज भी चाहिए, दूसरा क्या था, उससे पहले मैं विक्रम वेदा ये कई फ़िल्में जो हार्श बड़ी मतलब एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर लार्जर देन लाइफ। कर रहे हैं, और कहाँ फिर एक आते हैं ऐसा कि जो गाँव का सीधा-साधा हवलदार हाँ। अपनी बेटी की शादी कराने के लिए, मतलब वो बहुत ही सोच, तो अब उसको कैसे करें कि वो हैवीपन, वो उतना भारीपन ना आए उसमें, और वो जो सतही एकदम कैरेक्टर है उसको करना, है ना? तो ये जो चेंज ओवर है इसको कंट्रोल करना, तो ये एक एक्टर की थोड़ा-सा मेहनत होती है। बिल्कुल। फिर वो डायरेक्टर या राइटर को आपको पसंद आए, हुँ। तो तब एक बड़ी वो होती है। आप जैसे विक्रम वेदा जब मैं कर रहा था तो उसमें वो इतना बड़ा लार्जर देन लाइफ, अब ऋतिक रोशन इतने हैं, तो अब वो सहज भी चाहिए, नेचुरल भी चाहिए और हुँ। लार्जर देन लाइफ भी चाहिए। बिल्कुल। और तो वो कैसे ना कि तलवार की एज में आप काम कर रहे होते हैं, थोड़ा ज्यादा कर दोगे तो इधर लाउड हो जाएगा, थोड़ा कम करेंगे तो डाल डाल हो थोड़ा जाएगा। डाउन हो जाएगा। तो वो वहां पर थोड़ा सा मतलब एक्यूरेसी कैसे? एक्यूरेसी तो है। और जैसे कि मैं बताया कि आमिर खान और आपके ऋतिक रोशन साहब जो है वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, और वो भी ऐसे ही बार बार मतलब एक चीज को परफेक्ट करना, ऋतिक अच्छा। जी अपने काम में डूबे हुए, बहुत ही बढ़िया तो सर ऋतिक रोशन के बारे में हमने सुना है कि ना बहुत हैंडसम है, तो सच में ऐसा हाँ, है खूबसूरत हैंडसम? तो बहुत है वो। बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत भी अच्छे हैं, और डांस तो वो जब हमारा अलकुलिया गाना हो रहा था मैंने देखा तो बिल्कुल। उनसे वो तूफान जैसा देखा मैंने, तो मेरे शॉट पे रुक भी गया था उनके चक्कर में, मुझे पता है कि ड्रोन चल रहा है, मैं अच्छा। 1 सेकंड के लिए रुक गया, इतना तूफान जैसा नाच रहे थे वो। अच्छा। तो वो अच्छे, बहुत अच्छा। तो उन जैसे लोगों के साथ काम करने के लिए आपको उतनी ही बैलेंस काम करना पड़ेगा, बैलेंस काम ना करना फालतू ना कम, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। एक्यूरेसी के साथ। बिल्कुल। बस सर मुझे ये बताइए कि जैसे ना आजकल क्या चल रहा है ना, जैसे आजकल भेदभाव के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा बॉलीवुड के। कि जैसे एक लीड एक्टर या फिर हीरो कोई सुपरस्टार हो गए, तो इनको करोड़ों रुपए मिलते हैं, ठीक है? अलग से वैनिटी वैन, अलग से और एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइडेड होती हैं, ठीक है? और एक जगह जो एक कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं, तो वो उनको ये सब नहीं मिलता, ना उनको पैसे उतने मिलते और ना ही उनको ये सब फैसिलिटीज़ मिलती। तो सर इस भेदभाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा भेदभाव अब भी होता है? हमने तो सुना था कि नहीं, होता नहीं। था पहले, नहीं, अब नहीं। तो इतना नहीं होता। नहीं, 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 वो डिपेंड, मैं वही बोल रहा हूँ कि अमरीश पुरी साहब, है ना, एक ऐसे एक्टर हुए कि उन्होंने कमाल का पैसा लिया और हुँ। कमाल का काम किया। हुँ। विलेन भी उतने, फादर के रोल ये वो, मगर वो बहुत बड़े हो गए थे एक्टर्स भी, जैसे प्राण साहब भी सुनने में आया कि हुँ। बड़े हो गए थे, बहुत बड़े हैं, तो हीरो से भी ज़्यादा पैसे ले लेते थे कई बार। बिल्कुल। तो अब रीज़न क्या है कि ज़्यादातर 90% क्या होता है कि आपने जो भी कहा कि हाँ, हीरो को सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसके हिसाब से सारी चीज़ें घूम जाती हैं। कैरेक्टर आर्टिस्ट को काफ़ी कम पैसे भी दिए जाते हैं, या वो उस तरह की फैसिलिटीज़ भी। फैसिलिटी वैनिटी वैन्स वगैरह हो गई, ये सब वैन नहीं वैन तो होता। आप तो दे देते हैं, मिल जाती हैं, दे देते हैं, मगर हाँ, वो जो इतना बड़ा लंबा-चौड़ा स्टाफ लेके चलते हैं या और करोड़ों मिलते हैं, इंडिविजुअल बिल्कुल। जो सब चीज़ें हो जाती हैं, तो वो थोड़ा-सा होता है, और उसकी वजह शायद ये भी है कि भई वो लीड प्राइमरी कैरेक्टर में आप होते हैं, तो आपको वो चीज़ मिल जाती है, क्योंकि उसी पे सारी दारोमदार होती हैं। सर लेकिन कैरेक्टर आर्टिस्ट जो होते हैं ना, वो फ़िल्म में जान डालते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि ना मतलब फ़िल्म मेकर्स को ये बात सोचनी चाहिए, मतलब पैसों के मामले में उन्हें सम्मान देना चाहिए कि इनको इतना पैसा, अगर ये फ़िल्म में जान डाल रहे हैं, तो इनको इतना पैसा मिलना चाहिए ये कि एटलीस्ट इनको सम्मान मिले बिल्कुल, फाइनेंशियली कि बिल्कुल। चलो अगर मैं फ़िल्म में जान डाल रहा हूँ, तो कम से कम हाँ, मुझे इतना इतना तो पैसा मिला है, चाहते ये तो तो मैं डिज़र्व करता हूँ। चाहता तो हर एक्टर यही है, हम भी हुँ। यही चाहते हैं, और ये आप अच्छा। जो कह रहे हैं ऐसा होता है। बिल्कुल। मगर ये मैं बात वैसे बता दूँ कि जैसे राजा होता है ना, हुँ। राजा शायद सिंगल हड्डी हो, हुँ। तो राजा ही है। और मंत्री और सेनापति या नीचे के, और चाहे वो कितना भी मेहनत कर ले। कुछ भी कर लो, जान लेते हैं, कटवाते हैं ना, गर्दन कटवाते हैं अपनी। बिल्कुल। मगर नाम किसका होता है? राजा का। राजा का, बिल्कुल। सेम कहानी ये यहाँ पे भी होती है। बिल्कुल सर। आपने सच बता दिया, एक लाइन में सब कुछ बता दिया आपने। सर एक चीज़ और बताइए, आप तो बॉलीवुड को बहुत करीब से जानते हैं, हाँ, हम तो दूर-दूर से जानते हैं, हम तो रंगीन दुनिया देखते हैं। हाँ जी।
तो बॉलीवुड की कुछ अनसुनी बातें बताइए कि ये चीज मुझे पसंद नहीं है बॉलीवुड की, क्योंकि होता है ना, हर चीज के प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं कि ये चीज मुझे पसंद नहीं आई ये यहाँ ये पे। ये मुझे नहीं, किसी को भी पसंद नहीं है, हम सबके साथ सुनते हैं। हाँ, एक तो ये चाटुकारिता जो होती है ना, अच्छा, काम के मामले में चाटुकारिता कह रहा हूँ मैं। अच्छा। मेरा ऋतिक जी के साथ क्या संबंध है, सलमान भाई के साथ क्या संबंध है, शाहरुख जी के क्या संबंध है, ये नहीं, पर्सनल लेवल की बात नहीं कर रहा मैं। हुँ। वो अपनी-अपनी अलग हो सकती है, अपनी-अपनी पसंद अलग हो सकती है। काम के मामले में ना मेरे को बहुत गुस्सा आता है, या मैं बहुत कुढ़ता हूँ, या मैं बहुत मुझे परेशानी होती है। पहले तो ज़्यादा होती थी, अब तो मैं बहुत कट टू कट वाला हो गया हूँ हुँ। कि अपना काम करो, निकलो। आप कहेंगे साहब मुझे दाल-बाटी खानी। जी, जी। अब दाल-बाटी बनाने वाली को आपने बोला कि भाई बहुत अच्छी बनाना, बहुत अच्छी बनाना। हुँ, अब दाल-बाटी जिसको बनानी आती है वो मन से बनाएगी या बनाएगा, तभी तो उसका स्वाद आएगा ना। बिल्कुल सही बात है। अब उसमें तुम ये कह दोगे, प्रोडक्शन वाले बोल देंगे नहीं यार वो दाल नहीं है यार, बाटी-बाटी बना दो यार, उसमें देसी घी नहीं मिलेगा, चूरमा नहीं मिलेगा। यार नहीं, वो दाल ना चने की जगह या कोई भी दाल की जगह आपने एक काम करो, मटर के साथ बना लो, तो वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा या उसमें। ये कर लो। तो बिल्कुल, कैसे बनेगी भाई? बिल्कुल तो सही। जैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि फ़िल्म या हो या नाटक हो या कोई गाना हो या कोई पेंटिंग हो या कोई कहानी हो, कोई उपन्यास हो, ये इसमें बेईमानी नहीं चलती। इसमें बेईमानी, हीरोइज़्म, हीरोइनिज़्म या कोई पैसा वाला गरीब हीरोइकिड्स-पिड्स कुछ नहीं चलता। अच्छा, सिर्फ़ काम चलता है साहब। अच्छा। अच्छी हिट फ़िल्में कैसे हैं? उसके सारे कैरेक्टर अच्छा काम करते हैं, उन सबको वेटेज दी जाती है, उनको स्क्रीन प्रेज़ेंस दी जाती है, तब वो फ़िल्म अच्छी बनती है। आप शोले को देख लीजिए, आप पड़ोसन देख लीजिए, बिल्कुल। आप अभी जो बधाइयों की फ़िल्म देख लीजिए जो सुपर बहुत हिट सारी फ़िल्म, या अनगिनत सत्ते पे फ़िल्में। सत्तर, या और जितनी और बड़े-बड़े नाम हैं, बहुत बड़े फ़िल्में ले लीजिए। पुरानी भी है, नई बॉबी ले भी है। लीजिए। बिल्कुल। आप एक-एक कैरेक्टर जो है ना, उसमें जितनी देर उसको एस्टेब्लिश करना, उतनी देर, जितनी देर उसको डायलॉग बोलना, अब सांबा जो है, एक ही डायलॉग, कितने आदमी, वो ऊपर पत्थर में बैठा हुआ है खाली, सांबा, सांबा कितने आदमी है थे? ना? कितने? कितना इनाम रखे हैं जी? 50,000, है ना? अब डायलॉग कितने हैं उनके सांबा के? मगर उसको उतनी देर दिया है उस फ़िल्म में टाइम, बिल्कुल। उसके क्लोज़ दिए हैं, उसको प्रेज़ेंस दिया, तो वो हिट होनी। शोले फ़िल्म क्यों खूबसूरत है? ये मैं जितने भी टेक्नीशियन हैं, जितने भी डायरेक्टर हैं, मैं इन सबको बोलता हूँ, भई सीखो। ये जितनी अच्छी हिट फ़िल्म है, उस टाइम पे उतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं हुआ करती थी, तब भी आप उन्होंने इतना आप अच्छा। सर, घोड़ा पानी में गिर रहा है, आप देखना उस फ़िल्म को बारीकी से। हुँ, तो घोड़ा भी पानी में गिरते हुए उतने सेकंड दिख रहा है। बिल्कुल, हाँ। एक गोली चली है, डिशूम, गोली लगी लकड़ी पे, तो लकड़ी का क्लोज़अप आ रहा है। लकड़ियाँ क्लोज़अप, हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप देख रहे हैं जहाँ अमिताभ बच्चन और उनकी डाकुओं की लड़ाई हो रही है, चर पर आवाज़ आ रही है वो तख्तों की, हुँ। और नीचे से बंदा एक आ रहा है डाकू, और उधर से अमिताभ बच्चन साहब जो है वो इधर चेज़ कर रहे हैं, निशाना लगा रहे हैं। तो वो उसको क्लोज़अप दे रहे हैं उसको। उ उतने सेकंड रजिस्टर होने के लिए टाइम दे रहे हैं। अब कई मूर्ख किस्म के कैमरामैन और मूर्ख किस्म के डायरेक्टर क्या करते हैं कि हीरो-हीरोइन या एनीवे प्राइमरी कैरेक्टर को तो एस्टेब्लिश करेंगे, जो साथ में कैरेक्टर होते हैं उनको एस्टेब्लिश नहीं करते। अरे कैसे रजिस्टर होगा भाई? बिल्कुल सही बात। जितने सेकंड चाहिए उतने सेकंड तो चाहिए ना उसको। बिल्कुल, उसको दिखाओ तो सही। बिल्कुल। या आप जो है हीरो के साथ अगर कोई सीन है, तो ज़्यादातर मूर्ख किस्म के डायरेक्टर क्या कर लेते हुँ। हैं, माफ़ करना मैं इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, मगर मेरे को गुस्सा आता है कि हीरो को दिखा देंगे, अगर मान लो 1.5 मिनट का सीन है, 1.5 मिनट में सवा मिनट हीरो को दिखा देंगे, वो जो साथ में बोल रहा है उसके क्लोज़अप ही नहीं दिखाएँगे, दिखाएँगे तो इतने गलत तरीके से कटिंग करेंगे कि वो रजिस्टर ही नहीं हो पाता बेचारा, बिल्कुल कि वो सही, बोल क्या रहा है। बिल्कुल तो सही, दिमाग में अंकित होता ही नहीं ऑडियंस के। बिल्कुल तो सही। फ़िल्म अगर सारे फ्रेम आपने ऐसे कर दिए, पूरी फ़िल्म में लगभग ऐसे कर दिए, हीरो-हीरोइन को ही दिखाने के लिए रहे, या विलेन को ही दिखाने में रहे, या एक खाली प्राइमरी कैरेक्टर को ही दिखाने में रहे, बाकी कैरेक्टर को नहीं दिखाओगे तुम। हुँ। अब पान ले रहा हूँ मैं, मान लो मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि मैं पान ले रहा हूँ किसी दुकान में, मैं हीरो हूँ मान लो, और मैं पान ले रहा हूँ। अब पान मैं कहाँ से ले रहा हूँ, वो पान कैसे बना रहा है, वो कौन दे रहा है, जब तक ये नहीं दिखाओगे तो वो पान लेना तो बेकार है ना। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल भी ये बात उस बिल्कुल सही एंगल है। में भी तुम हीरो को ही दिखाते रहोगे। हुँ। अबे भैया, इस एंगल में हीरो को तो दिखाओ, हीरो तो पूरी फ़िल्म में दिखेगा भैया। बिल्कुल, सही बात। मगर वो पान में कैसे दे रहा है, क्या करोगे? आप पुरानी अच्छी-अच्छी फ़िल्मों में देख लेना, सब ये में। सर आपको नहीं लगता ये पीआर स्ट्रैटेजी है नहीं, थोड़ा-सा? नहीं, नहीं, ये मूर्ख किस्म के लोग हैं, अच्छा। और कुछ मूर्ख किस्म के एक्टर भी हैं।
वो जानबूझ करके एस्टैब्लिश भी नहीं होने देते कई बार, इतना प्रेशर बना देते हैं डायरेक्टर के ऊपर और कैमरामैन के ऊपर। नहीं, पीआर स्ट्रेटेजी मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर, क्योंकि ना बहुत सारे जो एयरपोर्ट पे जो लुक स्पॉट्स होते हैं, सलमान, शाहरुख या फिर आमिर सर के, तो पेपराजी वगैरह जो इनके पीछे लगे रहते नहीं हैं। नहीं, वो एक मुद्दा अलग है। हम्म देखिए वो मुद्दा एक पास नहीं, लार्जर देन लाइफ दिखाने के नहीं। लिए ये सब करना हाँ, पड़ता अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ कि साहब ये जितने भी बड़े बड़े एक्टर हैं ना, इनके बारे में डिस्क्लोज नहीं होता। आप क्या, इसी मयूरी विहार में जब हमारी उत्तरी चल रही थी, सलमान खान साहब ये जो मयूरी विहार में होटल है, ये हिल्टन या कौन सा था, है, डबल ट्री बाई डबल ट्री, इसमें रुके थे वो, और शूटिंग चल रही थी नोएडा। एक हफ्ता रहे वो। अच्छा, तो बोल दिया गया कि भी किसी को भी बताना मत, या नहीं तो उस बड़े होटल अशोका में या किसी मेरिडिन में या और बड़े जो ताज है जिसमें नहीं रुके वो यहाँ रुके। ऐसा क्यों सर? पता ना लगे, भीड़ ना हो। अच्छा, और हमसे सबसे भी कह दिया कि यार कोई किसी को कुछ ना बताए, कि चुपचाप आए चुपचाप आए। तो पता ही नहीं होता उनके बारे में, कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं। ज्यादातर चार्टर्ड प्लेन से चलते हैं या बड़े उनसे चलते हैं। अब अचानक ही आपके हर चीज दिखने लगती है कि कहाँ पर उन्होंने खाना खाया, कहाँ पर वो चले, कब फ्लाइट से उतरे, और कब उन्होंने छीका, कब वो टॉयलेट गए, ये सारी चीजें दिख जाती हैं। तो इसका मतलब सब पीआर हो रहा है ना। बिल्कुल ये मुद्दा अलग है। मैं ये देखिए, ये एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बात नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ फिल्म के शूटिंग की, फिल्म की, फिल्म। कि बेहतरीन जितनी अच्छी फिल्में होंगी, आप उठा के देख लीजिए, आज के दौर की हो, चाहे इससे पहले की दौर की हो, चाहे पहले की दौर की फिल्में, आप जितनी भी अच्छी से अच्छी फिल्में उठा के देख लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए आप। एक एक चीज, एक से छोटा अगर मान लो ये दिखा रहे हैं कि एक कुत्ता सड़क पे जा रहा है, पूछ लाता हुआ चुपचाप सड़क पार कर रहा, एक शॉट है मान लो, और वहीं पे हीरो पड़ा है कहीं, मान लो शॉट है, पुरानी क्या कहीं अच्छी सी फिल्मों में देख लो, तो कुत्ता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही बात है। ये नहीं कि खाली एक शॉट दिखा दिया जब करके और उसके बाद ये कई मूर्ख किस्म के डायरेक्टरों की सोच ये होती है कि एडिटिंग में इतना फास्ट कर देते हैं कि सामने वाला एक्टर वो पता ही नहीं ओवरशैडो हो लगता जाता है, था। पता नहीं लगता, बिल्कुल सही बात है। आप जब दिमाग में नहीं चढ़ा एक सीन, आप और मैं बात कर रहे हैं, आपने मुझसे क्या सवाल किया, जब सवाल दिखाओगे आप अपनी एडिटिंग के बाद, तभी तो जवाब का मतलब समझ में आएगा ना पब्लिक को। बिल्कुल सही बात अब आपको दिखा रहे हैं मुश्किल से 15 सेकंड, मुझे दिखा रहे हैं पूरा 1 घंटा, है। तो कैसे बैलेंस बनेगा भाई ऑब्वियस वो? सी बात है कि आपको ज्यादा लोग जानेंगे फिर। नहीं, आप जाने की बात नहीं कर रहा मैं फेस वैल्यू बनेगी। भाई। हीरो हीरोइन को तो जानेंगे जानेंगे, विलन को तो जानेंगे, क्योंकि वो 2 घंटे की फिल्म में 1 घंटा 50 मिनट वो दिखाई देंगे, हम्म, हर सीन में दिखाई देंगे। हम्म, मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि वो उस सीन में जो रिक्वायरमेंट है एस्टेब्लिशमेंट की, वो प्रॉपर दिखाई देनी चाहिए। तो वो करेक्टर आर्टिस्ट के साथ ये एक नाइंसाफी हो जाती है कई बारी, कि वो उनको अवॉइड कर देते हैं, खाली प्रेजेंस दिखा देते हैं कई बारी। मेरा कहना मतलब क्लोज की बात है, टू शॉट की बात कर रहा हूं, कि एक टेक्निकल एरर होता है कि वहां पर भी जो है सीन अगर मान लिया आपका है, वहां पे भी हीरो हीरोइन को ही सबसे ज्यादा दिखाएंगे। अरे हर चीज स्टैब्लिश करो ना ढंग से, उतनी देर कैमरा उसके बीच में लाओ ना, हीरो हीरोइन तो पूरा 1 घंटा 50 मिनट दिखाई देंगे भाई। बिल्कुल सही बात। और कैरेक्टर आर्टिस्ट को तो लाओ लाइमलाइट में थोड़ा सा, जितनी जरूरत है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अननेसेसरी दिखाओ ना। तो ये एक लैकिंग हो जाती है कई बार। ये आप जी ये जी मतलब जी। बॉलीवुड में चलता है ये। और सर हमने एक चीज और सुनी है बॉलीवुड के अंदर की, नेपोटिज्म। जैसे स्टार किड्स को पहले मौका मिलता है, आउटसाइडर्स को इतना नहीं मिलता। आपको ये पता, जैसे सुशांत सिंह राजपूत जी की जो अनफॉर्चुनेट डेथ हुई थी, तो उस टाइम ये मुद्दा आपको आपको सबको पता है कि देश में क्या माहौल था। देखो, सब बॉलीवुड को बहुत ज्यादा कोस रहे थे। नहीं नहीं, तो नेपोटिज्म कितना 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 आपको लगता है, कितना नेपोटिज्म है? स्टार किड्स को सही में मौका पहले मिलता है, आउटसाइडर को नहीं मिलता, या फिर देखिए क्या है? देखिए क्या होता है ना, सुनो, कि क्योंकि जब सर हम मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आप भी आउटसाइडर ही हैं। हाँ हाँ, तो आप कोई स्टार किड्स नहीं है, तो स्टार किड्स को पहले मौका मिलता है और आउटसाइडर को बाद में सेकेंडरी ऑप्शन थे, क्या है सर इसका? नहीं, मैटर इसके थोड़ा बारे में बताइए। मैं बिल्कुल सच्चाई से बात करूंगा। बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि अगर मान लिया आपका बेटा या आपकी बेटी, आपको बचपन से आप देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और आप 50 करोड़ या 100 करोड़ फिल्म बना रहे हैं, तो आप, जाहिर सी बात है कि अगर उसका इंटरेस्ट है बेटा या बेटी का, तो उसको मौका मिलेगा, बिल्कुल। आसानी से मिल जाएगा। डॉक्टर का बेटा है, डॉक्टर बन जाता है, क्योंकि वो बचपन से देख रहा होता है क्या स्टडी हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो, तो वो अपना क्रैक कर जाता है पढ़ाई करके। एग्री। और बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन इसलिए बन जाता है 90%, क्योंकि वो बचपन से देख रहा होता है, उसकी ट्रेनिंग ऐसी हो रही होती है। बिल्कुल।
अब ऐसा भी नहीं है सर कि सारे स्टारों के बेटे जो हैं वो एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये लोगों की गलतफहमी है कि भाई मौका मिल सकता है पहला, आसानी से मिल सकता है, बिकॉज ऑफ कि वो उनकी उतनी जान पहचान है। अगर मेरा बेटा अगर मेरे तो कुछ नहीं था, अगर मेरा बेटा आना चाहता तो मेरे लिए उसको थिएटर कराना है या मेरे लिए उसको फिल्मों में किसी से रिक्वेस्ट करना है या किसी को ले जाना आसान होता, बहुत आसान है, बिल्कुल। क्योंकि मेरे बेटे को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वो इतना ही कहता नहीं, जब पापा मुझे करना है तो मुझे इस लाइन में आना है, मुझे एक्टिंग करनी है, तो मैं उसको तरीका, क्योंकि मैंने जो इतना स्ट्रगल किया बिल्कुल, उसका उसका फायदा उसको मिलता। बिल्कुल सही, बिल्कुल और जो मेरे लिंक है उन लिंक्स में मैं उसको पहुंचा देता, थोड़े बहुत, हाँ, जिसको कि समझने में वो इतने साल लोगों को लग जाते हैं। बिल्कुल। अब जो बड़े स्टार हैं या बड़े प्रोड्यूसर्स हैं तो वो या डायरेक्टर हैं तो वो आसानी से अपने बेटे बच्चों को काम दे देंगे, हुँ, पर ऐसा अक्सर हुआ नहीं है, कुछ ही है। और सक्सेस होना वो डिपेंड नहीं करता कि वो स्टार किड है क्या। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, अमजद खान का लड़का, राजकुमार का लड़का, हुँ, और साहब फिरोज खान के लड़के, या कुमार गौरव, राजेंद्र कुमार के लड़के, या और भी एक्टरों के नाम और ले भी लो। बहुत सारे हैं। अ, अभिषेक बच्चन सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल। वो नहीं, वो तो गलत फहमी यार, चक्कर क्या है ना, वो अभिषेक बच्चन तो बहुत अच्छे एक्टर हैं, अच्छा। मगर अब रीजन क्या है ना कि अमिताभ बच्चन साहब इतने बड़े हैं, इंडस्ट्री में इतने बड़े हैं कि उनसे तो इंडस्ट्री खत्म हो जाती है वहां पर, वहाँ वो एंड है वो एंड है। बिल्कुल, अब इतना बड़ा पेड़, आसमान जितना पेड़ और एक बादल जितना पेड़, तो बिल्कुल। उससे कंपैरिजन करना ठीक नहीं है। बिल्कुल सही है। क्योंकि अमित जी तो वो हैं जो उनके आगे तो कुछ नहीं है। उनके आगे अब उनके आगे आप अभिषेक अभिषेक बच्चन ने कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं, कितने बढ़िया बढ़िया काम किए, आप देखिए ना कितनी अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं। धूम के पूरे सीक्वेंस में नहीं थे, फिर धूम की, रन उसके फ़िल्म अलावा भी अभी कई रन और फ़िल्म छोटे है। बजट की फिल्में आई हैं, कई जगह उन्होंने वेब सीरीज भी आई हैं, कई जगह काम किया, कितना बेहतर काम किया उन्होंने। अब साहब रीजन क्या है कि कंपैरिजन करने लगते हैं अमित जी से, वो नहीं करना चाहिए। वो बिल्कुल। मगर वो सक्सेस हैं, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, मगर उनका कंपैरिजन हो जाता है अमिताभ जी से। हुँ, आप देखो यशराज साहब जो थे, हुँ, उदय चोपड़ा उतना मुकाबला थोड़ा कर सकते हैं, हुँ, या बी आर चोपड़ा आज दुनिया में नहीं है, रवि चोपड़ा उतना बड़ा नाम थोड़ा ही है रवि चोपड़ा का जितना कि बी आर चोपड़ा का था। भाई ये जरूरी नहीं। और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, जैसे टाइगर श्रॉफ अभी आया है, या आप ऋषि कपूर साहब का बेटा रणबीर कपूर, वो अपने बाप से भी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। उनके मतलब ऋषि जी भी कमाल के, उनके उनके दादा भी कमाल के, हुँ, मगर वो आज के दौर के हिसाब से मैं बात करूं, अगर स्टार किड की बात करूं, तो उनसे बेहतरीन कोई एक्टर नहीं है। रणवीर कपूर देखिए ना क्या कितना बढ़िया काम कर रहे हो, बिल्कुल। हर तरीके का काम कर रहे हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं, है ना। तो इस अच्छा काम करना या उसको अच्छा एक्टर बन जाना, या वो हर किसी के बस की बात नहीं है। वो अपनी लगन और अपनी मेहनत और अपनी किस्मत से होता है जी। जैसे कि मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर 100 आर्टिस्टों के बच्चे ले लो, तो 100 में से ये 3-4 के बच्चे हैं जो काम अच्छा कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं। हुँ, जैसे टाइगर श्रॉफ है, अपने उसने अपनी मेहनत कर रहा है, उतना अच्छा एक्शन करता है, तो चल रहा है। या रणवीर कपूर साहब हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। बिल्कुल। तो मगर बाकियों का नाम कहाँ है? बताओ आप, बाकी बिल्कुल सही बात है। हर कोई बताओ ना, सबने अपने बच्चे परोसे हैं भाई, एग्ज़ाम्पल सब हमारे सामने सबको ही है। फिल्में मिली हैं, बिल्कुल। चला मिली नहीं सबको, है। और चला कुछ लोग तो गायब हो गए, कुछ लोग गायब हो, एक अमजद खान का 1-1 लड़का 2-2 गायब हो गया, राजकुमार का लड़का गायब हो गया, और फिरोज खान साहब के लड़के गायब हो गए, फरदीन खान वगैरह जो यहाँ से ट्रेनिंग लेके गए अलका जी के यहाँ मंडी हाउस से। हाँ, हाँ, वो उन्होंने हमने इतनी हमारे सामने अच्छी-अच्छी सामने की फ़िल्में बात। थी, सलमान के साथ काम किया, बहुत लोगों के साथ काम उसके बाद किया। भी सब सब चले गए ना, कुमार गौरव चले गए, बिल्कुल। और भी बहुत सारे लोग चले गए। तो सर आपको लगता है कि जैसे अक्षय कुमार जी ने भी एक बार इंटरव्यू में बोला था कि यहाँ पे 70% लक और जी 30% मेहनत काम करती है। नहीं, लक तो 70% मैं नहीं कहूंगा, 50-50 कहूंगा साहब, क्योंकि काम भी तो आना चाहिए तभी तो लक बनेगा। हाँ, लेकिन ना हम्म, जैसे मैंने इंटरव्यूज में सुना है कि ना यहाँ पे टैलेंटेड बहुत लोग हैं, हाँ है। लेकिन मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आपकी वो आपका जब काम जानते हैं हुँ, और आपकी चीजें अच्छी लगने लगती हैं, हुँ, और उसका आप बहुत बढ़िया व्यवहार भी रखते हैं, बिल्कुल। तो देखिए इसमें 3 चीजें हैं इस लाइन में। सबसे पहले है काम, काम कि बिल्कुल, काम आपको आना चाहिए। आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरा आपका व्यवहार। ये कहा जाता है कि एक्टर 19 चलेगा, मगर व्यवहार 19 नहीं चलेगा, व्यवहार 20 होना चाहिए। कहने का मतलब है टाइम से आइए, जितने पैसे में बात होगी उतने पैसे आप
में काम कीजिए। ये नहीं कि आपको पता लगे साहब उसको तो इतने पैसे मिल रहे हैं, मैंने कम मिल रहा है मुझे, और आप नखरे दिखाने शुरू करो, टाइम पे नहीं आ रहे हो। जो आपका काम है कि आप डायलॉग याद करके आए, आप अपने कॉस्ट्यूम को मेंटेन करें, आपने कंटिन्यूटी मेंटेन करें, बिल्कुल आप डिसिप्लिन में बेमतलब रहें। के टेंट्रम ना दिखाएं, बिल्कुल बेमतलब की डिमांड ना करें, बेमतलब का टाइम ना लगाएं वेनिटी में। बिल्कुल तो हर चीज को आप, जैसे अमित जी 83 की उम्र में भी वो आज जो है सुबह 6 बजे का अगर उनका शूट है तो वो पौने 6 बजे विद लाइन विद मेकअप करके तैयार मिलते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी इंडस्ट्री कह रही है। ये लगन है, ये यही तो लगन है। तो व्यवहार में कितने कुशल है, बिल्कुल तभी तो वो सर अमिताभ बच्चन है वो। आप समझ रहे हो। बिल्कुल तो आप तो व्यवहार, वो इसको बोल देते हैं भाई पर्टिकुलर पूरे कमर्शियल, कि अपना काम परफेक्ट ढंग से पूरा करेंगे। ठीक। तीसरी बात है जो हमारे किसी के हाथ में नहीं है, वो दैविक चीज है, वो है किस्मत कह लो या वक्त कह लो। बिल्कुल सही बात। तो ये तीनों चीजों का सम्मिश्रण होना बहुत जरूरी है, तब आप स्टार बनते हैं। बिल्कुल सर, बहुत लोगों ने ये वाली बात कही। करण जौहर साहब भी आए थे इंटरव्यू में एक, तो उन्होंने ये बोला था कि आप इन लकीरों से नहीं लड़ सकते हो, जो लकीरें भगवान ने लिख दी हैं इससे आप नहीं लड़ सकते हो। अगर आपको काम नहीं मिल रहा, जिस पोजीशन में करण जौहर साहब ने बोला जिस पोजीशन में मैं हूं अभी, उस पोजीशन में बहुत लोग डिजर्व करते हैं, लेकिन मैं ही क्यों बड़ा बना, क्योंकि मेरे लकीरों में लिखा हुआ था ये लिखा हुआ। चीज। अब तो इस वजह से अब नहीं, ये बात हर जगह इंप्लीमेंट होती है सर, बिल्कुल कि डॉक्टर है, कोई बड़ा डॉक्टर कैसे हो जाता है भैया, हाँ क्योंकि उसके काम में तासीर होती है, उसके व्यवहार में तासीर होती है, बिल्कुल फिर उसके हाथ से काम ऐसा हो जाता है, और फिर वो बड़ा डॉक्टर हो जाता है। ये वकील, वकील थे। भाई 5 लाख रुपए आप एक हियरिंग के ले रहे हो, यहाँ वकील बेचारा किसी को 1000 रुपए 500 रुपए भी नहीं मिलते, बिल्कुल वो दिहाड़ी तक थैला नहीं लेके मिलती। खड़ा रहता है बिल्कुल पेड़ के नीचे, कोई आ जाए कोई आ जाए। तो एक किस्मत ही तो होती हर जगह है सर ये वाली बात, ये चीज इंप्लीमेंट हर जगह होती है, और पूरे वर्ल्ड में होती है, हर इंसान के साथ होती है, तो यहाँ पे भी है। तो यहाँ 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है, तब तुम स्टार बन जाओगे। सर मुझे एक चीज और बताइए, बॉलीवुड के अंदर सक्सेस का क्या मतलब है? लाइक अगर आप एक हीरो बन गए वो सक्सेस है आपके लिए, या फिर एक आप अच्छे एक्टर बन गए, तो इन दोनों में डिफरेंस बताइए। और सक्सेस, अगर आप एक अच्छे एक्टर हैं तो आप सक्सेसफुल मानेंगे अपने आप को, या फिर आप एक बड़े हीरो बने हैं जैसे आमिर खान साहब हैं जिस पोजीशन पे सलमान खान, तभी आप अपने आप को सक्सेसफुल मानेंगे? देखिए हर आदमी अमिताभ बच्चन या आमिर खान या शाहरुख खान या ऋतिक रोशन बनना चाहता है, बिल्कुल सही, हर आदमी। बिल्कुल सही बात है। मैं सबको जानता हूँ सर, और लगभग जो आज बड़े बड़े एक्टर हैं उन सबके साथ मैंने काम किया। हर आदमी, चाहे स्पॉट बॉय वाला है ना, वो जो बेचारा मजबूरी के मारे स्पॉट बॉय बना होता है, तो उसका भी सपना होता है कि यार मैं ना अमिताभ बच्चन का स्पॉट बॉय बनूं, मेरे भी 5,000 रुपए 10,000 रुपए 20,000 रुपए पर डे मेरे को भी मिले। मिलता है इनको, इनके जो मेन बंदे काम करते हैं उनको जो इतना spot पर boy डे हो मिलते हैं, इतना पैसा मिलता है उनको, बिल्कुल वो भी फ्लाइट से चलते हैं अच्छा। जो स्टाफ होता है इनका। अब अगर एक छोटे एक्टर के बनेंगे तो भाई उसको 2-2,5-3 हजार रुपए मिलेंगे, हाँ ट्रेन से आएगा बेचारा। अब बड़ा स्टार का बनेगा, अब हर आदमी चाहता है कि वो अमित जी बन जाए, ऋतिक बन जाए, सलमान भाई बन जाए या शाहरुख भाई बन जाए। बिल्कुल चाहत तो सभी की यही होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। तो अब वो हर कोई, फिर में बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि वो तो फिर अपने काम व्यवहार और किस्मत से बनोगे ना तुम। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है सर। है ना। अब वो उसके, आप काम कर सकते हो व्यवहार, ये 2 चीजें तुम्हारे हाथ में है, तीसरी चीज नहीं है आपके हाथ में, जिसके लिए सब हाथ जोड़ देते हैं। अक्षय कुमार भी कहते हैं कि मेरी किस्मत, किस्मत, या बड़े बड़े लोग सब ये बोल देते हैं कि साहब, ये बिजनेसमैन भी बोल देता है। कई मैं बताता हूँ कि वक्त जब सही होता है ना, तो आपको बहुत सही फिल्म मिल जाती है, सही वेब सीरीज मिल जाती है, आपको मतलब सही क्लिक कर काम जाता मिलना है, स्टार्ट हो जाता और है। सही लोग मिल जाते हैं। अब कई दफा हम बता रहे हैं कि आज भी हम काम कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, पैसे मार लेते हैं हमारे। हाँ अब कैसा उस वक्त गुस्सा आता है कि इतना काम करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद भी हम इतनी ईमानदारी से काम करते हैं, उसके बाद भी लोग हमको पैसा नहीं दे रहे होते, जो पैसा जो उन्होंने literally, कहा है देने के लिए, जो उन्होंने साइन किया है हमसे देने। अच्छा वो नहीं देते पैसा? नहीं देते। बॉलीवुड में पैसा ऐसे नहीं नहीं, देते? कई दफे मैं बता रहा हूँ, कई ऐसे भी लोग टकरा जाते हैं, किस्मत की बात होती है। और कुछ ऐसे भी, इससे पहले मैंने अभी मैं ये फिल्म कर रहा हूँ जो आजकल के 1 रुपया नहीं दिया अभी तक, हमारे जद्दोजहद चल रही है और हमने काम कर दिया है। अब उसके बाद इससे पहले पहले लखनऊ में अभी फिल्म की थी, एक प्रकाश जी हमारे प्रोड्यूसर है, वो पहले ही पैसे दे देते हैं। एडवांस में? उनसे बोले सर सर 2 दिन का हो गया, अच्छा ये लो सर, ये लो, ये लो सर, ये लो, 5 मिनट में आपके अकाउंट में पैसा आ गया जाता है।
मैंने कहा सर ये तो आपने कल का भी डाल दिया। अरे कोई बात नहीं सर, आपको आप कहाँ जा रहे हो, ऐसे भी मिल जाए तो किस्मत की बात होती हो। किस्मत की बात होती है, या बिल्कुल सर। हमेशा आप यशराज या धर्मा या टी सीरीज के साथ काम नहीं कर रहे, वायाकॉम के साथ काम नहीं कर रहे होते हैं ना, रेड चिली के साथ। सही, बिल्कुल सही बात है। आप कई बार तो वो किस्मत की बात होती है सर कि आपको वो ईमानदार लोग मिल जाएं, बिल्कुल सर। और वो किसी भी लेवल पे हो सकते हैं, किसी भी लेवल पे लगते हैं, और वो वक्त सही होना चाहिए। वक्त सही होना चाहिए, बिल्कुल। ये है सर। और सर एक चीज और बताइए, आपने शाहरुख खान सर के साथ भी बहुत काम किया है, मतलब बहुत नहीं, मैंने एक ही फिल्म की। हाँ, मतलब फैन फिल्म में आपने अच्छा खासा आपने रोल किया, हम्म, तो सर शाहरुख खान फिल्म के अंदर तो हम जानते हैं बहुत बहुत मतलब अच्छे एक्टर हैं और बहुत सारी चीजें अच्छी करते हैं वो फिल्म सेट पे कैसे हैं फिर, मतलब जैसे हम बहुत सुना है, जैसे बहुत हम कूल। हाँ, जैसे जॉनी लीवर साहब ने भी एक इंटरव्यू हाँ में बोला था वो बहुत मेहनती हैं, तो बहुत मेहनती हैं या सच में, नहीं नहीं या नहीं नहीं सिर्फ पीआर स्ट्रेटेजी है? नहीं 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 नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे आमिर खान साहब हो गए और आपके ऋतिक रोशन साहब हो गए, ऐसे ही सलमान, ये शाहरुख भाई, जो इनकी बात बताऊं, मैं जब फैन कर रहा था, रात रात को शूट हो रहा था, तो कुछ नहीं, बस सिगरेट पीते रहते थे, मगर वो भाई 8-9 बजे शुरू हुए, बस सुबह 5-6 बजे तक वो सीन में ही डूबे हुए दिखे मुझे। शाहरुख खान साहब। शाहरुख खान वहां आते आते थे, शॉट खत्म होता था, बैठ जाते कहीं भी, स्टूल में बैठ गए, लाइट के बक्से में बैठ गए, इधर बैठ गए, अच्छा। और वहां आके डायरेक्टर से ये सीन है सर, ये अच्छा एक बार और कर लें, एक बार और कर लें, एक बार और कर लें। मनीष बोला डायरेक्टर, अरे सर हो गया, मिल गया, नहीं नहीं एक और कर लेते, मेरे से पूछ रहे हैं एक बार और क्यों दे दोगे, मैंने कहा अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं दूंगा। और मैंने तो उनको कोई टेंट्रम होते हुए 4 दिन में देखा नहीं उनको कोई। आप बताओ, एक बार किस्सा बताता हूँ, एक मेरे साथ सीन चल रहा था, वो ट्रेन का क्रोमा में शूट हो रहा था, और जो कुप्पा बना रखा था उसमें लटक रखे हैं वो फिल्म में, और मैं उनको खींच रहा हूँ, टीटी बना हूँ इसमें, तो उनके हाथ में कील लग गई, इस हाथ में, और खून निकल गया भाई साहब, खून भी बहुत स्पीड से। अच्छा जी, ओके। वो कील इतनी तेज लग गई, उन्होंने कहीं हाथ रख दिया, वो दबा दिया उन्होंने, शाहरुख खान साहब। शाहरुख खान, उनका खून निकलने लगा। अब आजकल के ये जो कथाकथित एक्टर होते, वो प्रोडक्शन को सर पे उठा लेते और तबाही मचा देते, खून निकल रहा है ऐसे तर 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 ऐसे स्पीड से, और कैमरामैन बोल के इतना बड़ा कैमरा लेकर शूट कर रहा है, शाहरुख खान ब्लड गिर रहा था जमीन पे, तो वो क्या करे, नहीं 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 कुछ नहीं ऐसा हाथ पड़ गया, अच्छा जरा बैंडेज मंगा दो, बैंडेज आए, थोड़ा सा ऐसे किया, डिटॉल लगाया, अच्छा चलो शॉट देते हैं, जैसे ही वो खून रुका, कोई हल्ला नहीं, कोई चिल्लो नहीं किसी को, और वहां पे डायरेक्टर और मैं कैमरामैन और हम 3-4 लोग परेशान हुए, बल्कि मैं ज्यादा वरी हो गया था, अंदर ही अंदर दिखाया तो नहीं मैंने, पर डायरेक्टर भी परेशान हुआ, मगर वो बिल्कुल कूल, उन्होंने कुछ नहीं, और वो चलो शॉट लेते हैं। आप उसके बाद और सुनिए, उसके बाद जब शॉट हुआ, क्योंकि एक हाथ उनका हवा में था, एक हाथ इधर, तो मैं उसी हाथ को, जिस हाथ पे उनके लगी हुई, वो दब गया मुझसे, दब गया, क्योंकि एक ही हाथ था ना, मैं खींच रहा हूं उनको कि भाई मर जाएगा तू, बाहर मत, ऐसा इस तरह का सीन। तो वो क्या करे, सर 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 थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा सर, हाथ बचा के, मेरे से बोल रहे हो, नहीं तो अगर जितने बड़े वो स्टार है, ये कई मूर्ख किस्म के जो एक्टर मिल जाते हैं आजकल यंग जनरेशन में, खासकर ये जो टेंट्रम दिखाते हैं बच्चे, उनको सीखनी चाहिए बातें। बिल्कुल साहब वो चिल्लाते या गालियां देते या कुछ भी करते, शाहरुख खान के साथ ये था, सर सर थोड़ा सा हाथ बचा के, थोड़ा सा ऐसे, बड़े बड़े आवाज भी, इतनी सी आवाज, ये ग्रेटनेस है साहब उन लोगों की, चिल्लाए नहीं वो कि तूने मेरा हाथ दबा दिया, तभी वो शाहरुख खान मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं था, 2015 की बात है, तो चिल्ला जाते हो, गुस्सा कर देते, बिल्कुल, तो ये ग्रेटनेस है जो उनको वहां तक ले गई, हम्बलनेस एक तरीके से। हाँ, क्योंकि काम कर रहे हैं, हो रहा है। और आजकल की कई लड़कियों को, कई लड़कों को तो मैंने ऐसा देखा है कि वो अगर उनके कपड़ा भी कहीं से इधर से खिंच गया तो उसी में ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं वो जूनियर्स पे या किसी एक्टरों पे या एडीज पे, और इतने बड़े सुपरस्टार होने के इतना बाद बड़ा सुपरस्टार होने के बाद, इतना बड़ा आदमी होने के बाद, इतना बड़ा नाम होने के बाद, इतना पैसा होने के बाद, सब चीजें हैं ना, सब चीजें हैं, मतलब बैंक बैलेंस और दौलत सब शोहरत सब कुछ, उसके बाद भी इतना वो अपने को एक्टर का इतना ध्यान रख रहे हैं, या वो उनका मिजाज खराब नहीं हुआ। हाँ, हम्बलनेस एक हाँ तरीके जी, से, तभी वो शाहरुख खान शाहरुख खान है, बिल्कुल सर, सही बात है। सच बता रहा हूँ आपको सर, ये बिल्कुल
आपने सामने की बात बता रहा हूँ। बिल्कुल सर। इसमें रत्ती भर भी मैं ना बढ़ा के बोल रहा हूँ ना कम करके बोल रहा हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ। हाँ सर, बिल्कुल सच बोलने ही बैठे हैं हाँ सर। जी। और सर एक चीज और बताइए कि जैसे आपने विक्रांत मैसी सर के साथ भी काम किया है, उनके पिता का रोल किया है, और सुई धागा में वरुण धवन जी का भी आपने पिता का रोल प्ले किया। नहीं, वो सुई धागा में ना उन्होंने वो गलत लिख दिया। मैं अच्छा। करने वाला था सुई धागा में, अच्छा। फिर वो नहीं कर पाया था मैं। हम्म। पर मैंने विक्रांत जी के साथ 2 फ़िल्में की। अच्छा। वो मेरे जवाई बने थे 14 फेरे में, और लुटेरे में थे हम लोग साथ में। हम्म। बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा, और सर आपने पिता का रोल जब आपने प्ले किया तो मैं ऑलरेडी ये लीड एक्टर्स हैं, विक्रांत मैसी हो गए या वरुण धवन साहब हो गए, तो आप एक सीनियर एक्टर भी हैं, आप सीनियर एक्टर भी हैं, उनका पिता का रोल भी प्ले मैंने कर बहुत रहे सारे लोगों को किया है। हैं। जी जी कीर्ति खरबंदा थी, उसके फादर का रोल किया। जी बहुत जी सारे बड़े-बड़े लोगों के। जी जी। तो रणवीर सिंह का किया बैंड बाजा बारात में सबसे पहले। हाँ, मैंने हाँ, मैंने वो भी देखा था। तो तो सर इनको आप एज़ एन मेंटर आप गाइड करते हैं, या फिर आपको लगता है नहीं, नहीं इन्हें सब पता है, ये ऑलरेडी ये अगर लीड एक्टर हैं तो इन्हें सब आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप इन्हें गाइड करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करते हैं? नहीं, नहीं, नहीं। ऐसा ऐसा होता है कि देखो, लीड तो लीड ही होता है, और बिल्कुल, उनको लिया इसलिए जाता है कि वो जानकारी रखते हैं बिल्कुल, और सही उनकी बात है। तैयारी पहले से हो जाती है। बिल्कुल, तो एज़ ए कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हम बताएँगे, ऐसा कोई ज़रूरत पड़ती नहीं। बिल्कुल। मगर हाँ, कई-कई दफ़े जब कई बारी जैसे ईशान ठक्कर जो है ईशान खट्टर। अपना धड़क में वो मेरे बेटे बने थे। हुँ, हुँ। तो वो ऑलरेडी इतनी मेहनती और इतना अच्छा एक्टर है। हुँ, हुँ, हुँ। मगर ये कि कहीं-कहीं में कुछ सीन्स ऐसे हो जाते हैं, तो वहाँ पर वो तो किसी को भी कोई भी हो सकता है, वो भी हमसे कह सकता है, "सर इसको ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेते।" बिल्कुल। है ना? तो वो बात होती है। बाकी तो ऐसी नौबत आती नहीं कभी, हुँ, और ये हम फ़ील रखते भी नहीं कभी हुँ। कि अगर हम उम्र में बड़े हैं तो हमको ज़्यादा आता है हमको और ज़्यादा उनको कम आता है, ऐसा नहीं। सही बात और है। जब देखिए साहब, किसी भी लड़की या लड़के को जब लीड लिया जाता है, हुँ, तो कुछ सोच समझ के लिया जाता है। बिल्कुल सही बात है सर। और इतने कच्चे कोई भी नहीं होते कि वो जो उनको ये सब कुछ करने की ज़रूरत पड़ी। हाँ, कुछ कॉम्प्लिकेशंस कई 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 क पर्टिकुलर कोई किसी इमोशन में या कभी पर्टिकुलर कोई जगह पर कहीं पर लगता है हमें कि यार ऐसा है, तो हम कभी-कभी बोल भी देते हैं कि हुँ, यार हुँ, हुँ। मेरे हिसाब से देख लो अगर ऐसा। बाकी आप देख लीजिए, मुझे लग रहा है इसको ऐसा कर लेना चाहिए। हुँ, हुँ। तो 1-2 दफ़े ऐसा हुआ भी है। और मगर कमर्शियल फील्ड में होता है ना कि आप अपना काम परफेक्ट कीजिए। बिल्कुल, सही बात क कम जो हाँ, अपना काम वो परफेक्ट करो, दूसरा करे क्या क्या कर रहा है आपको मतलब जब नहीं तक होना कि वो चाहिए। सामने वाला ना पूछे। तब तक हाँ, जब तक आपके आप मतलब उनके काम के क्यों में खराब काम की वजह से आपका काम इफ़ेक्ट ना हो, हाँ, अब जब दूसरा तक। क्या होता है, कई बार ईगो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हाँ, कि भाई मैं कई लीड कुछ एक्टर मूर्ख हूँ। किस्म के लोग होते हैं, वो ईगो पे ले लेते हैं। हुँ, या हुँ। आई एम द लीड, या आई एम अ हीरोइन। आई एम द हीरोइन, ये कैसे-कैसे बोल रहा है या ऐसे या सिखा रहा है या मुझे। फिर कई डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो बहुत छोटी सोच के होते हैं। हुँ। उनको लग रहा है कि यार ये बंदा तो बहुत एक्सपीरियंस है, तो वो ये हावी ना हो जाए, या जी, बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें ना समझ करके आप, सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप अपना काम कीजिए जब तक से आपसे पूछा ना जाए। जब तक आप पूछ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। हाँ। सर आज के पॉडकास्ट का मैं आखिरी सवाल लेना चाहता हूँ कि ये बताइए एक एक बंदा है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना ही वो स्टार किड है, ना ही उसका कोई बैकग्राउंड है फ़िल्म में। वो मुंबई गया, उसे अब एक आप क्या सलाह देंगे? आप एक हीरो बनने की सलाह देंगे या फिर आप बोलेंगे उसे कि आप एक अच्छे एक्टर बनिए सिर्फ? देखो, हीरो बनना, जैसे कि मैंने कभी अपने आप को हीरो की शक्ल में नहीं देखा था, हुँ। क्योंकि मेरी हीरो हीरो के लायक पर्सनैलिटी थी ही नहीं। हुँ, 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 हुँ। अब सिनेमा दूसरा हो गया है। हुँ, अब अगर किसी एक पर्टिकुलर किसी एक अधेड़ उम्र की कहानी चलेगी, तो वहाँ नाना पाटेकर जैसे कई बन गए, बिल्कुल, या अमित जी कहीं बन गए, तो वो बिल्कुल, बात अलग है। सही बात है। पर एक जो वो दौर था, तो उसमें ये था कि भाई हीरो का मतलब 6 फुट का, लंबा, चौड़ा, गोरा, खूबसूरत, हर एंगल से वो दिखना, डोले-शोले हों उसके। है ना? हुँ, तो एक मतलब चार्मिंग पर्सनैलिटी, बिल्कुल, तो वो तो पैदा होते ही पता लग जाती है आदमी को बिल्कुल सही। कि मैं कैसा हूँ। बिल्कुल। अब एक आलू जैसा आदमी या आलू जैसी लड़की ये सोचने लगे कि मैं हीरोइन बन जाऊँगी या मैं हीरो बन जाऊँगा, लीड करूँगा, वो तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो सर तो बॉलीवुड इसलिए हुँ, ये चीज़ तो पहले से ही समझ में आनी चाहिए कि भई मैं किस इ सबसे, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि एक्टर को कहा जाता है कि दिल साफ होना चाहिए, बहुत अपने माइंड और अपनी बॉडी को बैलेंस करना उसको आना चाहिए, और दिल बिल्कुल। साफ होना चाहिए। दिल साफ होने के पीछे मतलब क्या है? दिल साफ होने का मतलब ये है कि आपको अपनी औकात इन द सेंस कि रुपए-पैसे वाली औकात नहीं, अपना मेंटल स्टेटस, आपकी फिजिकल स्टेटस, आपका क्या, कहाँ तक मैं जा सकता हूँ, कहाँ तक नहीं जा सकता हूँ, उसको सच्चाई से अपने आप से भी बोलना चाहिए और उस पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बिल्कुल सर। अब आप हो काले बैगन जैसे और सोच रहे हो कि मैं साहब रणबीर कपूर बन जाऊँ,
तो ऐसा नहीं हो तो सकता। एक एक देखिए, नेशनल मंडेला एक फिल्म बनी, तो नेशनल मंडेला एक साउथ का आपने देखा होगा, तो वो एक एक्टर मोटा सा, बिल्कुल काला सा, बिल्कुल बहुत अच्छा एक्टर है, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, तो उनको नेशनल मंडेला बना दिया क्योंकि वो ऐसे ही था ना। मगर हर फिल्म में तो हीरो नहीं ले सकते उनको, वो साइड रोल ही करेंगे, कॉमेडी ही करेंगे, कॉमेडी बिल्कुल नहीं सही बनेंगे। सही, बिल्कुल सही बात है सर। तो कहने का मतलब कि ये खुद को पता होना चाहिए और उसी सोच से और तैयारी करके। तो सर एक एक पर्सन को बॉलीवुड में ब्रेक चाहिए, हम्म ही और शी कोई भी हो सकता है, मेल और फीमेल, उसे बॉलीवुड में ब्रेक चाहिए, तो आप क्या सलाह देंगे कैसे वो बॉलीवुड में ब्रेक ले पाए? मैं कहता हूँ कि काम पहले तैयारी करके जाए खूब अच्छी। अच्छा सर जैसे ना मुंबई में करोड़ों लोग जाते हैं और सब एक्टिंग सीख के ही जाते हैं, सब मतलब ट्रेनिंग लेके ही जाते हैं, तो उस भीड़ से अलग हटके हम ऐसा क्या करें, या फिर एक बंदा जो एक मुंबई में एक ब्रेक लेना चाहता है वो ऐसा क्या करे भीड़ से अलग हटके कि वो बंदा एक अच्छा एक्टर बन जाए, उसे अच्छा ब्रेक मिल जाए बॉलीवुड के अंदर? मैंने आपसे फिर कहा ना कि देखिए, पहले तो सारी चीजें सीख करके तैयारी करके जाए। उसमें शारीरिक सुंदरता भी है, जिसको आप अभी डोले शोले कह रहे थे, कि वो डोले शोले से मतलब नहीं, फिजिकली फिटनेस बिल्कुल। और प्रेजेंटेबल, फिर कपड़ों से भी, फिर व्यवहार से भी। वो तो पहले पे, क्योंकि नए लोग पे यकीन कैसे करेंगे? किसी सिंगर को हम मौका देते हैं, क्यों देते हैं? कि उसका गाना सुन करके। बिल्कुल सही बात है, उसे टैलेंट अब किसी लड़की को हीरोइन लेते हैं, देखते ही कई ऐसी लड़कियां आई हैं, मॉडलिंग करती थी, अरे यार क्या खूबसूरत है, ले लो, तो उसका प्रेजेंटेशन हुआ ना वो फिजिकली। ऐसी लड़का भी है, तो एक नॉर्म्स जो है उसके, वो नॉर्म्स में तो फुलफिल करना ही पड़ेगा आपको। फिर काम भी, तीसरा व्यवहार, वही प्रेजेंटेशन आपने को बात करना, ले जाना। फिर क्या है कि कई आजकल बहुत सारे तरीके हो गए, जैसे आज ये यूट्यूब वगैरह भी हो गया, कई शॉर्ट फिल्में हो गई, ये कई माध्यम हो गए आजकल, कि भाई पहले कई लड़के लड़कियां मॉडलिंग की दुनिया से आए, बिल्कुल सही, ये भी एक माध्यम था पहले। फिर वो FTI NSD से निकले, हाँ सही ये बात केफ आई, वो इतने खूबसूरत नहीं थे, इरफान खान साहब या ओमपुरी साहब, नसीर साहब या राजपाल यादव या विजय राज, ये इतने खूबसूरत, मगर वो अपने काम के माध्यम से आए, बिल्कुल, या FTI करके आए, राकेश बेदी या जो भी है ना, असरानी साहब हैं, या कई डैनी साहब हैं, या कई बहुत सारे अनगिनत नाम है, वो FTI के थ्रू वहां से एंटर किए, तो फिर अपनी नाव लेके चल पड़े समुद्र में, बॉम्बे नाम के समुद्र में। तो ऐसे ही आजकल के बच्चों को एक नया पैटर्न चालू हो गया, यूट्यूबर बनना, यूट्यूब में शॉर्ट फिल्में बना देना, बिल्कुल, आपने को प्रेजेंटेबल बना देना, तो छोटा छोटा फिल्म बना दी 5 मिनट की, 4 मिनट की, एक वो तरीका भी है। दूसरा अप्रोच जो है सीधी सादी सी, कि भाई आप मिलिए, अच्छे डायरेक्टर से मिलिए, अच्छे प्रोडक्शन हाउस से मिलिए, या अच्छे कास्टिंग डायरेक्टरों से मिलिए, अच्छे मतलब जो मेन उसमें काम करते हैं। अगर आप लेकिन सर उनसे अप्रोच हो कैसे, क्योंकि एक आउटसाइडर बंदा वो उनसे नहीं, बात भी आजकल नहीं तो करेगा। पता लग गया है कि वो इंटरनेट पे सारे, या वहां जाके आप ढूंढेंगे, ईमेल पे अपना प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अच्छा, ओके, वो उतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। भैया, अगर मेरे को कैसे पता लगेगा कि आप जो है बहुत अच्छे एंकर हैं, या बहुत अच्छे एक्टर हैं, बिल्कुल या बहुत अच्छे सिंगर हैं, बिल्कुल, तो साहब आप अपने को प्रेजेंट करने की कोशिश तो करेंगे ना। बिल्कुल सही बात है। तो वो कोशिश तो करनी पड़ेगी ना सर, घर में कौन आएगा? सही है, घर में तो कोई नहीं उठा कोई नहीं आएगा। मैं अच्छा सिंगर हूं, तब गा के दिखाओगे सब चारों तरफ, तभी तो पता लगेगा ना। अब मैं एक्टर हूं, तो आज हमको, मैं कहता रहा हूँ सर, बचपन से लगे 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 NSD में इतने साल रहने के बाद, अपडेट PhD करने के बाद, सीखने के बाद, आज भी, फिर उसके बाद जो है काम मिले, और आज भी इतने साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद अब जाके थोड़ा बहुत पहचान मिलनी शुरू हुई। बिल्कुल, जो पहचान अभी मिलनी चाहिए, या जो पैसा मिलना चाहिए, जो रुतबा, वो उसके एक सीढ़ी और आगे वो है, बिल्कुल उस जगह पे पहुंचने में। नहीं तो, सर, आप वैसे इतने मशहूर हैं, आपको सब लोग अब नहीं बहुत वो है, आपको मगर जानते मैं हैं। कह रहा हूँ कि और एक स्टेप और आगे चाहिए उतनी मेहनत के लिए। बिल्कुल, तो वो आप प्रभु करेंगे, या हमारी मेहनत करेंगे, या हमारे जो हमारे पुरखे जो हैं, या हमारे जो गुरु लोग हैं, वो आशीर्वाद देंगे, तो और आप जनता का प्यार मिलेगा, या आप सब लोगों का प्यार मिलेगा, तो वो अचीवमेंट भी हो जाएगा। बस सर, मगर हम अभी भी तो कोशिश करते रहे ना, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश अब करते रहना इतना चाहिए। काम कर रहे हैं सर, कर रहे हैं, और अभी भी कह रहे हैं, "हे भाई सब लोग प्लीज अच्छा काम दो यार, हम तो और तड़प रहे हैं काम करने के लिए, और अंदर स्टोर हो रखा है कि कुछ कराओ, कुछ अलग कराओ, कुछ बढ़िया काम कराओ।" बिल्कुल सही बात। अब हमारे ठुकरा के मेरा प्यार हिट हो गई, तो लोग वैसे ही रोल देने लग रहे हैं, जमींदार आ जाओ, ऐसे दबंग। अरे भाई, कुछ और भी कर सकते हैं हम। हाँ, तो या एक दो यही पुलिस वालों के सीन हिट हो गए, तो अब पुलिस वाला ही, अरे भाई मैं पॉजिटिव रोल भी करता हूँ यार,
नेगेटिव ही नहीं करता, और करके दिखा दिया मैंने, अच्छे करके दिखाया, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। तो वही होता है, जो चल पड़ता है उसको उसी में देने लगते हैं, उसी को एक लूप चलाने लगते हैं लूप चलाने लगते हैं लोग। बिल्कुल कि अब हम ये नहीं कह सकते साहब, आपने मुझे कहोगे ठीक है सर आपको 1 लाख रुपए पर डे दे रहा हूँ, मेरे यहाँ 10 दिन के लिए काम कर दो, तो हम भी सोचते हैं ठीक है यार मुझे मिल रहा ना 10 लाख रुपए, अब मैं कहाँ तुमसे कहूँगा नहीं साहब मैं ये नहीं करूंगा, मैं साहब वो करूंगा। बिल्कुल सही बात, मैं वो नहीं करूंगा, और डिमांड जहाँ पे आने लगते हैं फिर ना शायद कहीं ना कहीं इग्नोर होने लगते हैं आप। भाई वो कहेगा मुझे नहीं जरूरत है भाई, मुझे वो ये चाहिए आपसे, बिल्कुल तो डायरेक्टर कहेगा साहब हमने लिए ही आपको इसलिए कि आप ये करेंगे, कि आप ये करेंगे, अब आप डिमांड रख रहे हैं कि ये और आप कहेंगे साहब मैंने ये नहीं करूंगा, ये करवाओ मुझसे। अबे तो भैया मैं अमिताभ बच्चन नहीं हुआ हूँ, मैं शाहरुख खान नहीं हुआ हूँ, या मैं ऋतिक रोशन नहीं हुआ हूँ। बिल्कुल सही ऐसा अगर हो गया होता तो फिर वो मेरे को दिख करके फिल्म दिखते। बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ। मैं सर आपसे बात करके सच में ऐसा लगा कि ना कि एक्टिंग सिर्फ एक कैमरे के आगे खड़ा होना नहीं होती, एक डिसिप्लिन होता है। हाँ। और सर आपके अनुभव और कहानियों ने हमें इतना इतना मेरे को स्पेशली और मेरे दर्शकों को इतना ज़्यादा मोटिवेट किया होगा आई थिंक, और बहुत खुश हुए होंगे सर, और बहुत मोटिवेट हुए होंगे, और आपको पता लगा होगा कि कैसे बॉलीवुड में ब्रेक लेना चाहिए, और बॉलीवुड के बारे में बहुत सारी बातें पता लगी होंगी। थैंक यू सर अपना टाइम देने के लिए, और हमें ये पूरा होप है और पूरी हमें आशा है इस चीज़ की कि जो आपकी आने वाली फिल्में हैं और आपके आने वाले जो रोल्स हैं वो हमें ऐसी प्रेरित करते रहेंगे और ऐसी एंटरटेन करते रहेंगे सर। थैंक यू, बहुत थैंक बहुत यू सो धन्यवाद मच सर, थैंक यू सो धन्यवाद मच। जी, धन्यवाद ओके धन्यवाद। हाँ, हाँ।